गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। वॉइस आ रही है? वॉइस क्लियर? ठीक है। हाँ, डीपीपी शुरू कर लेते हैं हम लोग। मुगल जो मध्यकालीन था, देखिए इसमें सबसे पहला जो दिल्ली सल्तनत का हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डीपीपी आपको शेयर हो चुकी है ना? दिख रहा है? सबसे पहला क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग पढ़ते हैं। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूरी तरह स्वतंत्र था। किस सुल्तान के लिए बर्नी ने यह कथन कहा है? ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि एक बार बार इसका नाम आता है बर्नी का, जियाउद्दीन बर्नी। पूरा नाम हम लोग देखें तो क्या नाम है उसका? जियाउद्दीन बर्नी। ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी। और वैसे इसका समय काल देखोगे तो 1285 से 1357, ये बर्नी का समय है, जियाउद्दीन बर्नी का। तो अब इससे एक अंदाजा लगा सकते हो कि किसके शासनकाल का था। ठीक है, 1285 में कौन था? बलबन था 1285 में, है ना? अगर रिवीजन किए होगे आप लोग तो एक चीज क्लियर हो गई होगी। देखो, इसीलिए रिवीजन करना जरूरी है। तो बलबन के समय में है, लेकिन इसके बाद तक वो कई शासकों को देखा है बर्नी ने। ये चीज उसने बोली है अलाउद्दीन खिलजी के लिए। किसके लिए बोली है? अलाउद्दीन खिलजी के लिए। क्योंकि खिलजी को एक इस तरह से वो कहता था, एक पॉइंट नहीं आया था जब हम लोग क्लास कर रहे थे कि धर्म पर राज्य का नियंत्रण, मतलब धर्म को अलग रखा था और राज्य को अलग रखा था। ये किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। मतलब वो उलेमाओं का वो नहीं था कि उलेमा जो कहेंगे हम वही मानेंगे, तो इस चीज से वो मुक्त था। बाकी जो लोग थे वो उलेमाओं को मानते थे, बट अलाउद्दीन कहता था कि मैं राजा का प्रतिनिधि हूँ, जो बलबन कहा करता था। तो वही अलाउद्दीन खिलजी भी कहा करता था कि मैं राजा का प्रतिनिधि हूँ, तो मुझे और किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? तो जब मुझे किसी और से की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, तो सीधा सा बात था कि वो शरीयत से क्या था? मुक्त था वो। ठीक है, क्लियर हो सबको? तो बर्नी ने किसके लिए बोला है? अलाउद्दीन खिलजी के लिए बोला है। चलिए आगे देखिए। इसमें दिल्ली सल्तनत के किस राजवंश से ने सबसे कम समय तक शासन किया? तो दिल्ली में अगर हम लोग देखें तो बहुत सारी चीजें आपने देखी थी दिल्ली में। सबसे पहले कौन था? गुलाम वंश। गुलाम वंश था। कब तक? 1206 से 1290। 1206 से 1290 था ये। फिर कौन था? खिलजी। और खिलजी का कितना था? 1290 से 1320। फिर कौन गद्दी पे बैठा था? तुगलक। तुगलक कब से कब तक थे? 1320 से लेकर 1412। और फिर कौन आया था? बीच में एक आ गया था, कौन? सैयद, है ना? और फिर बाद में कौन आ गया? लोधी। सबसे कम समय जो देखोगे आप इसका आएगा, खिलजी का आएगा सबसे कम, है ना? क्यों? इसने बहुत कम किया। कितने साल किया है भाई? 90 से लेकर के केवल 20 तक। तो 20 और 10 30 साल किया इसने। तो सबसे कम जो शासन किया है वो किसने किया है? खिलजी वंश ने किया है। ठीक है, खिलजी वंश ने। बाकी सब आप याद कर लीजिएगा, जितना जरूरी है उतना हम बताते चल रहे हैं। ठीक है, रिक्वायरमेंट जितना है। तो खिलजी ने सबसे कम किया हुआ है। ओके, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3।
कौन सा सुल्तान एक नया धर्म शुरू करना चाहता था लेकिन उलेमाओं ने इस कदम का विरोध किया? तो कौन ऐसा सुल्तान था जो एक नया धर्म चलाना चाहता था? तो ये वही था, अलाउद्दीन खिलजी। क्योंकि एक तो ये शरीयत वगैरह के हिसाब से उसको अलग रखता था, राज्य को अलग रखता था, तो इसने सोचा कि क्यों ना मैं एक अपना धर्म खुद चलाऊं। लेकिन इसका एक बहुत अच्छा मित्र था, अलाउल मिल्क या अलाउल मुल्क कहा जाता है। इसका एक दोस्त था अलाउद्दीन का, अलाउल मुल्क, ठीक है। तो इसने अलाउद्दीन को कहा कि नहीं, अगर हम लोग इस समय नया धर्म वगैरह चलाते हैं तो गड़बड़ हो जाएगी, तो कोशिश करो कि नया धर्म ना चलाओ। तो उसने इसकी बात मान ली थी, अलाउल मुल्क की, ठीक है। तो फिर ये इसने नहीं चलाया। ये एक पॉइंट याद रखना है कि कौन ऐसा था जो चलाना चाहता था लेकिन बाद में फिर उसने नहीं चलाया, तो अलाउद्दीन खिलजी है। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर महान की उपाधि धारण की? सबको पता होगा। अब दूसरा सिकंदर कौन कहता था अपने आप को? तो दूसरा सिकंदर अलाउद्दीन खिलजी कहता था। तो अलाउद्दीन खिलजी, और इसने एक उपाधि ली थी ना, सिकंदर सानी, अगर याद हो, नोट्स में याद होगा, तो इसी ने एक उपाधि ली थी, सिकंदर सानी। सिकंदर सानी की उपाधि ली थी किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। वो अलग बात है, दिखाता जरूर था, लेकिन सिकंदर हर कोई नहीं बन सकता ना। क्वेश्चन नंबर 5, अलाउद्दीन खिलजी के सेना कमांडरों में से कौन मंगोलों के खिलाफ लड़ते हुए मारा गया? बताइए, कौन मंगोलों के खिलाफ लड़ते हुए मारा गया? टाइप कर रहे हो आप लोग? जल्दी करो टाइप सभी। कौन मारा गया? ए ऑप्शन, जफर खां कह रहे हैं, ठीक है। देखो, अलाउद्दीन के चारों कमांडर थे, आपको अब तक याद हो गया होगा, जफर खां, नुसरत खां, अल्प खां और उलूग खां। ये चारों उसके कमांडर थे, सेनापति थे, है ना। लेकिन इसमें से जो जफर खां है, जफर खां, ये मर जाता है बेचारा। कैसे? एक चगताई तुर्कों का, अगर आप नोट्स बनाए होंगे तो उसमें आपने ध्यान दिया होगा, आक्रमण करता है चगताई तुर्क जो मंगोल थे। तो एक तो दूसरे थे, एक ये थे चगताई जो बाद में आते हैं, चगताई तुर्क मंगोल, ठीक है। तो इसका जो सरदार था, वो सरदार कौन था? दावा खां, दावा खां। और यही दावा खां का एक किसको भेजा था इसने लड़ने के लिए? दावा खां ने, तो मेन शासक तो दावा खां था, इसने भेजा था कुतुलब ख्वाजा को। किसको भेजा था? कुतुब ख्वाजा को। ये सब नोट्स में बताया हुआ है, ठीक है। इस कुतुब ख्वाजा ने आक्रमण किया था, ये मंगोलों की तरफ से था। और जब कुतुब ख्वाजा ने जब आक्रमण किया था इसके समय में, तो इसी से लड़ते हुए जफर खां मारा गया था, ठीक है। और ये बात चल रही है 1299 की, ठीक है। ये कब की बात चल रही है? 1299, ठीक है। तो यहां से आपको समझ में आ गया जफर खां मारा गया। तो ध्यान रखिएगा, इसमें ये बात चल रही है 1299 की, ठीक है। इसी के बाद क्या होता है, कुछ समय के बाद दावा खां मर जाता है। असल में दावा खां की मृत्यु हो जाती है ना। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1306 में अलाउद्दीन खिलजी और मंगोल के बीच, अलाउद्दीन खिलजी और मंगोल के बीच, दिख रहा है कि नहीं पेन? दूसरा पेन ले। खिलजी और मंगोल के बीच सीमा क्या थी? तो रावी नदी थी। ये भी आपके नोट्स में आप रिवाइज करेंगे तो सब समझ में आ जाएगा।
ये भेजा था हमने पीडीएफ, उसमें ये सब डिस्कशन था। तो अलाउद्दीन खिलजी में असल में जो कमांडर थे उसमें से जो जफर खां था, ये किसके खिलाफ लड़ा था? तो कुतुब ख्वाजा के खिलाफ लड़ा था 1299 में, और ये मारा गया था। उसके बाद 1306 में जो है दावा खां की मृत्यु हो जाती है, और इस दौरान जो भारत और मंगोल की जो सीमा रहती है वो रावी नदी रहती है। रावी नदी के उस पार मंगोल और रावी नदी के इस पार हमारे दिल्ली सल्तनत के शासक, ये इस तरह से था। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? पद्मिनी का संबंध अलाउद्दीन की चित्तौड़ की विजय से है, वह किसकी पत्नी थी? ठीक है, तो आपने ध्यान दिया होगा चित्तौड़ वाला, तो आप सब जान गए होंगे। ये किसकी पत्नी थी? राणा रतन सिंह की, राणा रतन सिंह की पत्नी थी। और ये पता कैसे चला हमें? तो ये हमें पता चला, एक पुस्तक लिखी गई है पद्मावत, और वो पद्मावत किसने लिखी है? मलिक मोहम्मद जायसी ने। पद्मावत एक पुस्तक लिखी गई है 1540 में। तो 1540 में पुस्तक लिखी गई पद्मावत, जिसको मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है, मलिक मोहम्मद जायसी, और उसी से हमें ये पूरी जानकारी मिलती है। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 7th। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो आपको अब तक पता चल गया होगा, याद किए होगे अगर, तो रामचंद्र देव। देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। अगर याद हो 1296 में, 1296 में देवगिरी पे आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, उस समय वहां का शासक रामचंद्र देव था, और जब वो आक्रमण करता है तो यहाँ से वो बहुत सारा धन प्राप्त करता है और लूट के चला आता है। रामचंद्र देव कहते हैं कि मैं आपको एलिचपुर की आय दे दूंगा। वो इस बात पे सहमत होते हैं कि एक आय देनी थी उन्हें एलिचपुर की, कि हर साल मैं आपको यहाँ की आय भेज दूंगा। ये उधर साउथ का ही था, जगह है ये एलिचपुर। बट होता क्या है कि 1305 और 6 के बीच, 1305 और 6 के बीच इस समय ये इसकी आय नहीं भेजते, एलिचपुर की आय दिल्ली नहीं भेजे। और जब ये दिल्ली नहीं भेजे तो यहाँ हो गई गड़बड़। ठीक है, गड़बड़ क्या हो गई कि अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि भाई आपने वादा किया था लेकिन आपने भेजा नहीं, तो इस वजह से 1307 में मलिक काफूर को भेजा था, मलिक काफूर को। तो 1307 में उसने मलिक काफूर को भेज दिया था वहां पर आक्रमण के लिए देवगिरी पर, और मलिक काफूर वहां फिर जीतता है ना, फिर तबाही मचाता है, लूटता है धन और फिर वापस आ जाता है। तो इस तरह से चीजें हैं। लेकिन अब जब पूछा जाएगा कि कौन था उस समय का शासक, तो आपका रामचंद्र देव। तो पूरी चीजें आप अपने नोट्स में देख लेना, है ना। तो 2 बार आक्रमण इसमें हुआ है, 1296 में और 1307 में। पहली बार अलाउद्दीन खिलजी ने खुद किया है, और दूसरी बार उसने किसको भेजा था? मलिक काफूर को भेजा था देवगिरी। देवगिरी कहाँ है? महाराष्ट्र में, और देवगिरी ही दौलताबाद हुआ है, बाद में उसका नाम दौलताबाद रख दिया गया, देवगिरी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। किस सुल्तान के शासन काल में खालिसा भूमि का बड़े पैमाने पर विकास हुआ था? आपको पता होगा, वैसे इसका आंसर अलाउद्दीन खिलजी है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। इल्तुतमिश जब था, इल्तुतमिश, तो इल्तुतमिश ने क्या शुरू किया था? एक प्रथा शुरू की थी ना, एकता प्रथा। ठीक है, तो एकता प्रथा उसने शुरू की थी। ओके, लेकिन जो अलाउद्दीन खिलजी है, इसके समय विद्रोह बढ़ गए थे, तो इसने क्या किया कि जो भी भूमि वगैरह दे रखी थी सबको दान वगैरह में या धार्मिक कामों के लिए, वो सबसे वापस ले ली इसने। बताया था ना 4 अध्यादेश जारी किए थे। तो जो भी अलाउद्दीन खिलजी ने जो भी भूमि सबको दी थी, वो एक तो ले ली सबसे, दूसरा उसने शराब वगैरह पर प्रतिबंध लगा दिया था, तीसरा गुप्तचर वगैरह बरीद जो अधिकारी थे उनको नियुक्त कर दिया था,
और जो सरदार वगैरह थे चौथे आदेश में उसने क्या किया था, शादी वगैरह बंद करवा दिया था सरदारों के बीच। तो इसने क्या किया कि वो जो भूमि एकता वगैरह चल रही थी इल्तुतमिश के समय से, उसको बंद करा दी, क्योंकि इससे आय बहुत होती थी और ये लोग बहुत अमीर हो गए थे और ये लोग विद्रोह कर देते थे। इसी चीज को रोकने के लिए इसने खालसा भूमि शुरू की। अब खालसा भूमि का क्या मतलब था, इसकी आय सीधे राजा को जाती थी, सीधे शासक, तो बीच में कोई सूबेदार नहीं ले पाएगा, वो लेगा और सीधे वहां भेज देगा। तो खालसा भूमि की मात्रा बढ़ गई। ये किसके समय में, खिलजी के समय में। ठीक है, तो यही चीज आपको ध्यान रखनी है। और एकता प्रथा आपको पता ही था इल्तुतमिश ने शुरू किया था, उसी को बंद करके फिर खालसा भूमि ज्यादा हो गई। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, तो इसका आंसर तो हो गया अलाउद्दीन खिलजी। वह सुल्तान जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने भू राजस्व को उपज का आधा कर दिया था, बताइए कौन, जो उपज का आधा कर दिया था? खिलजी। वैसे ये दोनों शासक हैं, ये खिलजी भी है और तुगलक भी है। अगर याद हो, मोहम्मद बिन तुगलक भी था जिसने किया था, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने एक्चुअल में केवल दोआब के क्षेत्र में किया था। दोआब जो नदियों के बीच का क्षेत्र था, जब उसने डिसीजन लिए थे कई सारे, तो ये जो तुगलक था इसने वो चीज कहाँ करी थी, दोआब क्षेत्र में। तो दोआब क्षेत्र में इसने 50% लगा दिया और खिलजी ने भी किया था। लेकिन खिलजी ने क्या किया था कि खिलजी ने अपने पूरे क्षेत्र में लगा दिया था, जो भी उसका प्रांत था उसने सब में लगाया हुआ था, जबकि तुगलक केवल कहाँ लगाया था, दोआब जो नदियों के बीच का क्षेत्र था, जो उपजाऊ था, फर्टाइल था, वहां पे लगाया था। तो अब क्योंकि बोथ वाला कोई क्वेश्चन है नहीं इसमें, तो हम मेनली उसको करेंगे जिसने मतलब बड़े लेवल पे लगाया। तो वह सुल्तान जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने भू राजस्व को उपज का आधा कर दिया था, वो अलाउद्दीन खिलजी है। ठीक है, क्योंकि ध्यान रखिएगा तुगलक ने भी लगाया था एमबीटी ने, लेकिन वो एक पर्टिकुलर क्षेत्र में लगाया था। तो यहां से हमारा आंसर हो गया अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 10, सुल्तान जिसने भू राजस्व को उपज का 50% तक बढ़ा दिया। बात वही हो गई भाई, बात तो वही है, क्वेश्चन उसी तरह से है, फिर वही आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, निम्नलिखित में से 11वां क्वेश्चन, किस सुल्तान ने बाजार सुधार की शुरुआत की? बाजार सुधार की शुरुआत किसने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। चलिए आपके लिए क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, आप हमें ये बताएंगे उस विभाग का नाम बताइए जो बाजार सुधार से रिलेटेड था अलाउद्दीन खिलजी के समय में। बाजार सुधार से रिलेटेड जो था उस विभाग का नाम जल्दी से टाइप करना है। बाजार सुधार के लिए जो विभाग बनाया था उसने, वो विभाग का नाम क्या था अलाउद्दीन खिलजी का? एवरीवन थोड़ी देर के लिए वीडियो ऑन करो सभी, 5 मिनट के लिए ऑन करो सभी के सभी। ठीक, बाकी लोग टाइप करते रहें। आपको बताना है कि जो बाजार के लिए उसने वो बनाया था वो क्या था? रौनक, सौरभ, दीवाने रियासत, पिंकी देखो आंसर दे रही है, दीवाने रियासत, मंजय दीवाने रियासत, सौरभ। ये बाकी लोग वीडियो क्यों नहीं ऑन कर रहे? सभी ऑन करो जरा वीडियो, सारे के सारे स्टूडेंट। बात समझ में नहीं आ रही तुम लोग को? नेट खत्म हो जाएगा और ये हो जाएगा, 5 मिनट के लिए वीडियो नहीं ओपन हो पा रहा है। ठीक है, हाँ कुछ लोगों ने आंसर दे दिया है दीवाने रियासत, कुछ लोगों ने आंसर दिया है दीवाने रियासत। ठीक है, करेक्ट आंसर है दीवाने रियासत। तो जिन्होंने दीवाने रियासत लिखा, अब ये जो दीवाने मुश्तक राज लिख रहे हैं, दीवाने मुश्तक राज क्या था? दीवाने मुश्तक राज एक वसूली विभाग था।
जो टैक्स कलेक्शन हुआ करता था, उस टैक्स कलेक्शन के लिए वो था दीवाने मुस्तक राज। वो अलाउद्दीन खिलजी का ही था, लेकिन वो वसूली विभाग है। बाजार से जो रिलेटेड था वो दीवाने रियासत था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो गुप्तचर के लिए था वो बरीद था, जो गुप्तचर के लिए किया था वो बरीद नाम से था। अगर याद होगा तो गुप्तचर के लिए कौन सा था? बरीद था। जो दीवाने मुस्तक राज है, मुस्तक राज, ये वसूली विभाग था। वसूली, जो टैक्स कलेक्शन होता है तो उसकी वसूली के लिए होता था मुस्तक राज। ठीक है, और बाजार के लिए जो होता था वो होता था दीवाने रियासत। दीवाने रियासत, तो ये इसके लिए हुआ करता था। चलिए ठीक है, ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो गया सबको, तो ये हो गया अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने अपने समय में एक सख्त मूल्य नियंत्रण लागू किया था? देखो, ये वही बाजार से रिलेटेड था। सख्त मूल्य नियंत्रण का मतलब यही था। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। थोड़ा समझा देते हैं, वापस रिकॉल करा देते हैं ताकि याद आ जाए। अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत बड़ी सेना बनाने की कोशिश की थी, क्योंकि मंगोल का आक्रमण जब चल रहा था तो मंगोल के आक्रमण से बचने के लिए इसको एक सेना की जरूरत थी। अब सेना को रखना है तो पैसा चाहिए होगा, उनको वेतन देना पड़ेगा। ठीक है, खर्च बहुत ज्यादा होगा। तो अब बात ये थी कि अगर बहुत ज्यादा पैसा तुम सैनिक पे खर्च कर दोगे तो फिर बचेगा कैसे खजाना? तो उसने सोचा कि मैं ऐसा करता हूं कि मैं कीमतें घटा देता हूं, या जो मार्केट में जो सामान बिक रहे हैं उसका मूल्य निर्धारित कर देता हूं। तो जो मेरे सैनिक हैं उनको ज्यादा वेतन नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि उनको एक उचित मूल्य पे क्या मिल जाएंगे? सामान मिल जाएंगे, एक फायदा हो जाएगा इसका। इसीलिए उसने वो बाजार नियंत्रण किया और हर चीज का दाम फिक्स करवा दिया, और इतने कठोरता से फिक्स कराया कि अगर कोई भी इसमें भ्रष्टाचार करते हुए पकड़ा गया तो आपको हमने बताया था कि अगर वो नाप तौल में कोई गड़बड़ हुई और जितने ग्राम कम हो गया उतना मांस उसके शरीर से निकाल लिया जाएगा। ठीक है, ये बहुत कठोर प्रणाली लगाई थी उसने, इससे मूल्य नियंत्रण हो गया, दाम बढ़े नहीं और सैनिक वगैरह को कम दाम पे चीजें मिलने लग गई। ठीक है, तो यहां से उसको वेतन बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ी। यह अलाउद्दीन खिलजी है ना, तो इसने मूल्य नियंत्रण लागू कर दिया था। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसके द्वारा की गई? अगेन वही आंसर है, अलाउद्दीन खिलजी। फिर 14वें क्वेश्चन में है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने शुरू की थी? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली कौन? भाई बाजार वाली। बात तो वही हुई ना, एक रेट पर सबको मिले। तो एक रेट पे अगर सबको मिले तो अगेन वही, कौन आंसर है? अलाउद्दीन खिलजी। तो ये सब चीजों का आंसर अलाउद्दीन खिलजी है, चाहे वो बाजार नियंत्रण हो, मूल्य नियंत्रण हो, सार्वजनिक हो, उसको कंट्रोल करने के लिए दीवाने रियासत हो, सहनाए मंडी जो होता था, जो कई लोग आंसर दिए थे सहनाए मंडी, चलो उनको बता दें। जो सहनाए मंडी था ये पर्टिकुलर बाजार का अधिकारी था। पर्टिकुलर बाजार का मतलब 3 तरह के बाजार थे ना उसमें, अनाज का था, वस्त्र का था, गुलाम का था। याद आ रहा है? एक बाजार अनाज का था अलग, वस्त्र वगैरह का अलग बाजार था, और एक किसका था? गुलाम का। 3 का था। तो इनके जो अधिकारी हुआ करते थे उनको सहनाए मंडी कहा जाता था। तो सहनाए मंडी ये लोग होते थे, और स्टेशन अधिकारी टाइप के। इनसे ऊपर रहता था आपका वो दीवाने रियासत, तो सब पे कंट्रोल करता था। ठीक है, उसके साथ टुकड़ी भी थी सेना की, अगर कोई कुछ करेगा ना तो उसको दंड भी दे सकता था उसी समय, या तो फिर राजा के पास ले जा सकता था। तो वो दीवाने रियासत जो था वो अधिकारी के पास था। और उसका जो, खैर उसका नाम कोई पूछता नहीं है वैसे, मलिक याकूब है उसका नाम, जो उसका पहला बना था अधिकारी, है ना। तो 14वां हो गया क्लियर। 15वां बताइए, दिल्ली का कौन सा सुल्तान सबसे पहले घड़ी और चरी, घड़ी और हाउस टैक्स, घड़ी और कौन सा है? हाउस टैक्स नहीं, घड़ी या हाउस टैक्स। तो घड़ी या हाउस टैक्स है, तो घड़ी को ही हाउस टैक्स बोलते हैं। तो आपको बताना है कि ये लगाने वाला सुल्तान कौन था। अच्छा ये बताओ कि अलाउद्दीन खिलजी ने कौन से 2 नए कर लगाए? जल्दी, सौरभ, अलाउद्दीन खिलजी। घड़ी कर और चरी कर, घड़ी कर और चरी कर, घड़ी कर और चरी कर। ठीक है,
हाँ, सबने टाइप कर दिया। जकात थोड़ो ना, जकात तो पहले से लगा चला। जो जकात कह रहे हैं एक लिख रहा है हरिचर, नामे बदल दिया, कह रहा है हरिचर और करीचर। अरे ना, कुछ भी थोड़ो लिखना है, हरी और चरी नहीं है। अरे भैया, घरी कर है, घरी कर का मतलब ग्रह, घर पे लगने वाला टैक्स। और चरी कर, दुधारू पशु जो होते थे, अगर आपको गाय रखना है, जो दूध देने वाले, भैंस रखना है, तो आपको उसको कर देना पड़ेगा, तो उसको कहते थे चरी कर या चारागाह कर, जिनपे दुधारू पशुओं पे लगता था। और घर में रहने के लिए लगता था। बताओ, सोचो, घर पे रहने के लिए टैक्स लगाता था। ठीक है, कि आपको जिंदा है और इस तरह रहना है तो आपको टैक्स देना है। तो ये तो कभी कभी जब क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो ये दो क्वेश्चन पूछे, ये क्वेश्चन इस अलाउद्दीन से यही पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने कौन से दो नए कर लगाए, क्योंकि बाकी कर पहले से चले आ रहे थे। तो घरी कर और चरी कर इसने लगाया था। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा हम पीछे का रिवाइज करा दे रहे हैं आपको, बाकी के जो टैक्स हैं ध्यान से समझिएगा, जो जो भूल गए हो कि पहले से कौन से टैक्स चले आ रहे थे। एक था खिराज, एक था खिराज या खराज कहा जाता था। दूसरा था उस्र, उस्र। तीसरा था जजिया, जजिया। ठीक है, और एक टैक्स था जकात। खिराज, उस्र, जजिया और जकात। फिर एक, ये तो चार बहुत पहले से चले आ रहे हैं, ये अरब के समय से चला आ रहा है। मोहम्मद बिन कासिम वगैरह थे, तो अरब जो थे ना सऊदी अरब में, वो ये कर लेते थे, और उन्हीं कर को यहाँ पे अप्लाई कर दिया गया जब भारत पे उन लोगों का अधिकार हुआ। तो खिराज, उस्र, जजिया और जकात ये चल ही रहे थे। इसमें दो ऐड कर दिए, एक और चला करता था, वैसे वो टैक्स नहीं था, वो एक बस उसको हम समझा देते, वो टैक्स नहीं कहेंगे, खम्स जो कहा जाता था या खुम्स कहा जाता था, जो लूट का माल हुआ करता था। दो कर जो ऐड किए हैं अलाउद्दीन खिलजी ने, वो है घरी कर और चरी कर। तो ये पहले नहीं थे, तो घरी कर और चरी कर, इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने कौन से दो नए कर लगाए थे, घरी कर और चरी कर, क्योंकि इससे पहले ये सारे लगते थे, ये सारी चीजें पहले से चल रही थी। ठीक है, और इसको थोड़ा सा हम लोग क्लियर करते हैं, आप समझना, हम समझा दे रहे हैं। खम्स क्या था? लूट का माल। जो लोग भूल गए होंगे ध्यान रखिएगा, लूट का माल। दुश्मन देश पे जब आक्रमण होता था तो वहां से बहुत सारा खजाना लूटा जाता था, और जब वो खजाना लूट लेते थे तो वापस जब अपने क्षेत्र में जाते थे वो, तो वो ये तय करते थे कि भाई ये कैसे बांटा जाए, क्योंकि अब जिसने भेजा है शासक ने, पैसा तो उसको भी मिलेगा, और जो सैनिक गए हैं उनको भी। अब सपोज करो मोहम्मद बिन कासिम आया, ढेर सारा वो पैसा लूट के गया, सोना वगैरह सब लूट के गया, तो अकेले थोड़ा लिया होगा, अल हज्जाज के पास भेजा है, तो उसमें से बंटवारा हुआ उस धन का, उसमें से कुछ पार्ट अल हज्जाज को मिला और उसका कुछ पार्ट इन सैनिकों में बांट दिया गया। अब जैसे सपोज करो, एक एग्जांपल दे रहे हैं, मान लो 20 किलो सोना लूट के गए, 20 केजी सोना इन्होंने लूटा, तो 20 केजी जब सोना लूटा तो इसमें से 1/5, इसका 1/5 भाग, 1/5 भाग ये राजा को मिला जिसने भेजा है। तो 20 किलो का अगर 1/5 देखोगे तो लगभग कितना हो गया? 4 हो गया ना। ओके, तो ये शासक को जाएगा उसके खजाने में, और इसका 4/5 ये मिलता था उनको जो सैनिक वगैरह गए थे लड़ने के लिए, लुटेरे कह लो जिनको, तो ये सैनिक वगैरह को मिलता था 4/5, जितना माल लूटा है उसका। अब आपने ये 100 किलो लूटा है, 1 मन 1 टन कितना लूटा है ये उसके हिसाब से, तो उसका 1/5 जो होता था ये दिया जाता था शासक को जिसने भेजा है, और ये जो था ये उन सैनिकों में बढ़ जाया करता था। ये भी एक रीजन है इनके लगातार आक्रमण करने के, बार बार ये इसीलिए करते थे कि हम जितना आक्रमण करेंगे, जितना धन लूटेंगे, उसमें से आधे ज्यादा तो हमको मिलना है भाई, वो सैनिकों को बांट दिया जाएगा। ये बार बार रेड करते थे अलग अलग जगह, जो भी आसपास क्षेत्र पड़ता था ये तुरंत वहां लूटने पहुंच जाते थे। तो हम से बहुत पहले से चला आ रहा है, अरबों के समय से चला आ रहा है, और ये लास्ट तक चलता रहा, जब तक ये लोग लूटते रहे तब तक एक हम्स बढ़ता रहा है।
क्लियर हो गया? तो ये लूट का माल हुआ करता था। खिराज क्या था? तो खिराज की अगर हम बात करें तो फिर से बता दे रहे हैं, हम चीजें देखो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बहुत पहले आपने पढ़ा है, ये सब भूल चुके होगे, तो रिवाइज करा दे रहे हैं जिससे आपको चीजें थोड़ी क्लियर रहे। खिराज क्या था? एक भूमिकर है। खिराज क्या है? भूमिकर है। उश्र भी भूमिकर है। उश्र भी क्या है? भूमिकर है। तो दोनों में अंतर क्या है? खिराज गैर मुस्लिमों से लिया जाता है। खिराज जो मुस्लिम नहीं है, जो गैर मुस्लिम है, उनसे खिराज लिया जाता है, और जो मुस्लिम है उनसे उस्र लिया जाता है। तो इसका मतलब उस्र जो लगता था वो किन पे लगता था? मुस्लिम किसानों पर। तो मुस्लिम किसानों पर उस्र लगता था, उनको जो भूमि देना होता था। और जो खिराज था ये किस पे लगता था? ये लगता था आपका गैर मुस्लिमों पे। तो जो गैर मुस्लिम थे, गैर मुस्लिम किसान, ये उन पे लगता था। क्लियर हुआ? समझ में आया सबको? अच्छे से खिराज समझ में आ गया? और उश्र तो लगता दोनों पे था, लेकिन फिर अंतर क्या था? तो जो उश्र लगता था ये बहुत कम था। उश्र का मतलब हो गया कि ये लगता था करीब करीब, आपको बता दे, 1/10, केवल 1/10। और जो आपका खिराज लगता था ये लगता था आपका 1/3 से लेकर के 1/5 के बीच तक लगता था ये। अब अगर थोड़ी भी आपकी मैथ ठीक ठाक होगी तो आप समझो ये है क्या। अगर 1/10 लगाया गया है तो इसका मतलब अगर आप 10 रुपए कमा रहे हो तो आपको केवल 1 रुपए टैक्स में देना है। बात समझ में आई? अगर आप 10 रुपए कमा रहे हो तो आपको केवल 1 रुपए देना है। लेकिन अगर आप 1/3 और 1/5 की बात कर रहे हो तो अगर आप 3 रुपए कमा रहे हो तो आपको उस 3 रुपए में 1 रुपए देना हो जाएगा, तो आपके पास 2 ही रुपए बचे। तो ये अलग अलग राजाओं में अलग अलग था, इसलिए 1 से 3 से 1/5 के बीच का वेरी किया गया है। हमारी बात समझ में आ गई सबको? तो इसमें फायदा किसको है? जिन पे उस्र लग रहा है, क्योंकि इनको कम देना है टैक्स। अब ये भी एक रीजन था दूसरे लोगों को ये कहने के लिए कि देखिए अगर आप मुस्लिम बन जाएंगे, आप अगर इस धर्म में आ जाएंगे तो आपको केवल उश्र देना पड़ेगा, आपको खिराज नहीं देना पड़ेगा। ठीक है? लेकिन अगर आप गैर मुस्लिम रहेंगे तो आपको खिराज देना पड़ेगा, तो आपके ऊपर टैक्स का बोझ आएगा। तो ये भी एक पॉइंट हो सकता था जिससे कई लोग उस तरफ कहे कि भैया ठीक है हम लोग धर्म ग्रहण कर लेते हैं तो हमारे ऊपर उस टाइप का टैक्स लगेगा जिससे हमारा टैक्स कम हो जाए। तो ये एक टैक्स ये अरब से ही लगता आ रहा है पहले से ही। ठीक है? अरब में मोहम्मद साहब से पहले, पैगंबर मोहम्मद साहब से पहले मूर्ति पूजा हुआ करती थी। बहुत सारे मूर्ति पूजक थे, लेकिन जब वो इस्लाम बनने लग गया था, इस्लामिक जब होने लगा था सऊदी अरब, तो ये सारे टैक्स वगैरह अप्लाई किए जाने लगे। तो अरब में ये सब टैक्स चल रहा था। ठीक है? फिर वो जहां जहां वो लोग गए हैं वहां ये सब टैक्स वगैरह अप्लाई होने लग गया। तो उस्र भी क्लियर हो गया, खिराज भी क्लियर हो गया, खम्स भी क्लियर हो गया। ठीक है? अच्छा, खम्स के बारे में एक और जान लो स्टूडेंट। ये दो शासक जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक, ये सब अलग हैं बिल्कुल। बाकी जो शासक थे वो खम्स को क्या करते थे कि हमने बताया ना आपको खम्स को कि 1/5 और 4/5। तो 1/5 वो किससे 1/5 किसको दिया जाता था? खम्स राजा को। और 4/5 सैनिकों में बांटा जाता था ना। अलाउद्दीन खिलजी मोहम्मद बिन तुगलक ने उल्टा कर दिया। ये दो शासक, इन दोनों ने बदल दिया। कहते हैं 4/5 राजा को मिलेगा और 1/5 सैनिकों को दिया जाएगा। खजाना भरता था ना ये। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक दोनों ऐसे ही। तो अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया, अब 5 रुपए अगर आपका आता है लूट करके तो 4 रुपए मुझको दोगे, तुम रखोगे 1 रुपए। तो ये दो का नाम जरूर याद रखना। बाकी सब लोग तो सही तरीके से चले, ये उसको बदल दिए कि 4/5 हमको दो, 1/5 तुम सैनिक आपस में बांटो। तो इसको जरूर ध्यान रखना। ठीक है? चलिए, तो भूमिकर क्लियर हो गया, गैर मुस्लिम का और मुस्लिम का ये दोनों चीजें क्लियर हो गई। खम्स क्लियर हो गया, खिराज क्लियर हो गया, उस्र क्लियर हो गया। कोई डाउट तो नहीं स्टूडेंट? चलिए आगे बढ़ते हैं, जजिया के बारे में बात करते हैं। तो आपको हम बताए जजिया, आपको हमने बताया था कि जजिया किन पे लगता था? तो जजिया गैर मुस्लिमों पे लगता था। ठीक है? गैर मुस्लिमों पे। देखो जजिया उन पे लगाया जाता है जब आप ऐसे देश में रहते हैं जो कि मुस्लिम देश है।
यानी कि वहां पे जब शासन आपका किसी मुस्लिम शासक का होगा और जहाँ पे शरिया का कानून चल रहा होगा, तो वहां पर जो दूसरे धर्म के लोग होंगे जो इस्लाम में नहीं है, तो उनको एक टैक्स देना होता है, उसको कहते हैं जजिया टैक्स। और ये एक धार्मिक कर है। जैसे ऊपर आपने देखा कि खम्स जो है लूट का माल था, खिराज और उसर क्या थे, भूमि कर थे, लेकिन जो जजिया है, जजिया क्या है आपका, ये एक धार्मिक कर है। तो जजिया क्या है, ये एक धार्मिक कर है जो किस पे लगेगा, जो मूर्ति पूजक है। अगर एक पॉइंट में समझना है तो जजिया किस पे लगेगा, जो कौन है, मूर्ति पूजक। तो जो भी मूर्ति पूजक हैं उनके ऊपर जो टैक्स लगता है वो आपका जजिया है। क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, तो एक धार्मिक कर है और इसका कोई दर वैसा नहीं है कि एक सेंट्रलाइज हो। अलग अलग जगह पर अलग अलग शासक के समय में अलग अलग प्रांत के हिसाब से इस टैक्स को लगाया गया है। तो इसलिए हमको ये एक साथ नहीं देखने को मिलता, जैसे हमने कह दिया कि किसी पर 2.5% लग गया, नहीं। हम देखेंगे कि कई सारे शासक है जिन्होंने इसको बढ़ाया भी है, किसी ने कुछ अलग तरीके से किया है। ठीक है, वो तो जजिया है। फॉरेन में अब भी लगता है क्या सर, यूएई? हाँ, जो मुस्लिम देश होंगे तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मुस्लिम देश में अगर आप जाते हैं, अगर आपको वहां पे करना होता होगा तो अब हो सकता है, पॉसिबल है कि अगर वो उस तरह का होगा तो आपके ऊपर लगा देगा जजिया का। तो ये आपका मुस्लिम देशों में लगता है, ठीक है, जो शरिया कानून मानते हैं। पंकज, ओ पंकज, जगो भाई, जगे हो? ठीक, हाँ, मेडिटेशन में थे। तो जकात क्या था, जकात क्या था? तो जकात एक्चुअल में आपका मुस्लिमों पे लगने वाला टैक्स था, ये मुस्लिम पे लगता था। तो जकात क्या था, ये मुस्लिमों को देना होता था। और ये भी धार्मिक कर है, ये भी धार्मिक कर है, ये भी धार्मिक कर है। तो जकात जो है वो आपका धार्मिक कर है। हाँ, ये फिक्स है, ये 2.5% देना होता था। जो अमीर लोग होते थे उनकी आय जो डिसाइड होती थी वार्षिक के हिसाब से, तो वो जितना कमाते थे उसका 2.5%, 2.5% उनको जकात के लिए देना होता था। ठीक है, जो मुस्लिम लोग तो अपनी श्रद्धा से दें या राजा उनको कहे, वैसे तो ये नियम है कि जकात देना है उन्हें। ये 5 जो सिद्धांत है उनके, जैसे महात्मा बुद्ध वगैरह के सिद्धांत है ना, तो वैसे इसमें भी सिद्धांत है। 5 बार नमाज पढ़नी है, रोजा रखना है, ठीक है, और कलमा जो है उस पर विश्वास रखना है। ठीक है, उसमें एक और है, जकात भी है उसमें, कि जकात को भी आपको देना ही देना है। तो इस तरह से कुछ सिद्धांत है उनके जिसको मानना होता है, तो ये मानते हैं उस चीज को। आप देखते होंगे कि वो 5 बार नमाज भी करते हैं, जुमे की नमाज भी होती है, शुक्रवार को जाते हैं। तो ये सब चीजें पहले से चली आ रही है, वो सब फिक्स है। तो उसी में जो मुस्लिम है तो उनमें आपका जकात जो है वो 2.5% देना होता था, ये मुस्लिमों को। तो ये भी धार्मिक कर है। घरी कर चरी कर समझे गए? घरी कौन है, घर पे लगेगा, और चरी कर दुधारू पशुओं पर। तो ये एक नया आया अलाउद्दीन खिलजी, उनने कहा अच्छा, जहां से पैसा कमा सकते हो कमाओ, ये लोग कम कमा रहे हैं, हम कमाएंगे, अपनी सेना बढ़ाएंगे। इनने 2 और टैक्स बढ़वा दिए, यही एक गड़बड़ अपना हुआ कमाने का। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा, डिटेल में क्लियर हो गया सबको, बोलना मत। अगर आपसे हम पूछे कि इसमें से कौन से कर भूमि कर हैं, जल्दी बताओ, भूमि कर कौन से हैं? इनमें से भूमि कर कौन से हैं? खिराज और उश्र, खिराज और उश्र। ठीक है, बस इतना रखते हैं, आगे बढ़े। बहुत ज्यादा डिटेल कर दिया हमने, वैसे ये चीज समझ में आ गई होगी। अब पीछे थोड़ा बहुत पढ़े हो तो अब रिकॉल हो गया होगा, है ना? सब भूल रहा है, तुम लोगों को पता है, हमें सब भूल रहा है। अगर रिवीजन नहीं कराया गया तो सब गायब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित जनरलों में से कौन अंततः तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान कौन बना है, बता सकते हो सब लोग? तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान कौन बना है, जल्दी बताइए।
कर दिया टाइप, गाजी मलिक, ऑप्शन नंबर ए। अमित, देवेंद्र, सब लोग ए कह रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर है गाजी मलिक। ठीक है, तुगलक वंश की जब हम बात करते हैं तो तुगलक वंश का जो शासन काल है आपको पता चल गया होगा 1320 से कितना है, 1412। ठीक है, तुगलक वंश। और कौन सा शासक है इसका, तो गयासुद्दीन तुगलक, जो संस्थापक है गयासुद्दीन तुगलक, और इसी का नाम है गाजी मलिक। इसी का नाम है गाजी मलिक। तो अभी ऑप्शन हमें देखना होगा, ऑप्शन में आपका गयासुद्दीन तुगलक दिया नहीं है, ठीक है, उसने गाजी मलिक दिया है, तो गाजी मलिक एक उपाधि थी उसकी, तो हम आप उसको गाजी मलिक कह सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया सबको। एक और उपाधि इसने ली थी, किसी को पता है? मलिक उल गाजी, एक उपाधि इसने और ली थी, मलिक उल गाजी, ध्यान रखिएगा, भूलना नहीं है। ठीक है, मलिक उल गाजी की उपाधि ली थी। ठीक है, मंगोलों को हराने की वजह से इसको मिली थी उपाधि। तो तीनों नाम ध्यान रखना है, जो ऑप्शन में मिल जाए। देखा ना आपने कि गाजी मलिक ऑप्शन में मिल गया, वैसे ये गयासुद्दीन तुगलक है, लेकिन ये उपाधि भी इसके पास है, मलिक उल गाजी भी है, तीनों ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो ये 1320 से 1412 तक सबसे लंबा शासन यही चला है तुगलक वंश का। ठीक है, थोड़ी सी चीजें समझा देते हैं, रिवीजन कर रहे हैं तो रिवीजन हो भी जाएगा। देखो क्या था, खिलजी वंश में, खिलजी वंश में जब हम बात करते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी के बाद कौन बैठता है, मुबारक शाह खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, ये गद्दी पे बैठा था, गद्दी पे ये बैठा था। ठीक है, और इसी का एक पुरुष मित्र था, पुरुष मित्र, हाँ अब भाई पुरुष मित्र शब्द यूज करना ज्यादा ठीक है ना, ये कोई खराब नहीं है, जिस तरह से महिला मित्र हो सकती है उस तरह से पुरुष मित्र भी हो सकता है। तो खुसरो खां, इंग्लिश में बॉयफ्रेंड, बॉयफ्रेंड कहेंगे, लड़का लड़का बॉयफ्रेंड कहलाएगा और लड़की गर्लफ्रेंड कहलाएगी, जो भी कह लो, तो ये पुरुष मित्र है। ठीक है, पुरुष मित्र है। तो खुसरो खां है जिसको ये बहुत मतलब चाहता था, और खुसरो खां ही इसकी हत्या करवा देगा, खुसरो खां ही इसकी हत्या करवा देगा, किसकी, मुबारक शाह खिलजी, और गद्दी पे ये बैठा रहता है खिलजी वंश का। इन्हीं के सेना में ही रहता है गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, तो जानता था, अब ये एक प्रकार से कह लो कि ये खुसरो खां कोई राजपूत का तुर्क तो है नहीं, अब ये एक टाइप से गे टाइप का है, या हिजड़ा कह सकते हो, तो वो वैसा था ये आदमी, तो कोई वैसा शासक तो था नहीं। तो अब ये जो था गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक, उसने इसको मार दिया खुसरो खां, और इसको मार करके वो गद्दी पे बैठ गया है 1320 में ही। तो खुसरो खां कुछ महीने ही रह पाया था, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं रह पाया, क्योंकि 1316 में अलाउद्दीन खिलजी मरा था, 1316 से 1320 तक मुबारक शाह खिलजी बैठा, और 1320 में ही कुछ महीने के लिए खुसरो खां बैठा था, और उसको मार के गयासुद्दीन तुगलक गद्दी पे बैठ गया। ठीक है, तो गयासुद्दीन तुगलक ने गद्दी पे बैठा है और तुगलक वंश की स्थापना कर दिया। ठीक है, ये थोड़ा सा पॉइंट था इसलिए हमने समझा दिया आपको। अच्छा, आपको एक पॉइंट नहीं पता होगा, अलाउद्दीन खिलजी की एक बेटी भी थी, किसी को पता है वो कौन है? एनीवन? देखो हम लोग को कुछ बताया नहीं जाता, हिस्ट्री हम लोग को जो अच्छी बात है वो कुछ ऐसा है कि इस तरह से सब छुपा ली जाती है, क्योंकि सब एग्जाम में नहीं आता ना एक्चुअल में। बट हम आपको बता दें, अलाउद्दीन खिलजी की एक बेटी थी, टीवी में भी नहीं दिखाया है, उस मूवी में भी नहीं दिखाया, उसका नाम था फिरोजा।
फिरोजा, ये अलाउद्दीन खिलजी की बेटी थी, ठीक है। बस एक कहानी बता दे रहे, क्वेश्चन शायद ये सब नहीं आता है। इसको प्रेम हो जाता है वीरम देव से, एक हिंदू शासक है। अब आपने जब मूवी बनाई तो आपने क्यों नहीं दिखाया इसको? प्रेम तो आप बहुत बड़े बड़े दिखा रहे थे। राणा रतन सिंह के जो वहां थी पद्मावती, उनका तो खूब बड़ा बड़ा चढ़ा के दिखाया। आपने क्यों नहीं दिखाया फिरोजा का प्रेम इस वीरम देव से? नहीं दिखाया। वीरम देव एक बहुत मतलब हिंदू शासक, प्रतापी शासक। जालौर एक जगह पड़ती है राजस्थान में, जालौर, ये वहां के थे, जालौर के पास। असल में गुजरात अभियान के बाद जब अलाउद्दीन खिलजी का सेना लौट रहा था ना, पैसा वैसा लूट करके, तो इन लोगों ने बहुत उन लोग को तबाही मचा दी थी, पूरे सेना को, और उनके आधे से ज्यादा पैसे उसे लूट लिए थे। जब ये बात अलाउद्दीन खिलजी को पता चली थी, तो उसने बोला कि ये कौन ऐसा शासक है जो मतलब ऐसा कर सकता है। तो वीरम देव को बुलाया गया था। वैसे कान्हन देव थे और इन्हीं के ये थे साथ में, तो कान्हन देव मेन राजा थे, कान्हन देव। तो कान्हन देव ने इनको भेजा था वीरम देव को। तो वीरम देव वहां पहुंचे थे और फिरोजा वहां थी। तो फिरोजा इनको देखते ही मतलब मोहित हो गई इनके ऊपर, और फिर मतलब इनसे प्रेम हो गया। और इन जो फिरोजा थी अलाउद्दीन खिलजी से, उसने बताया कि मैं अगर शादी भी करूंगी तो इन्हीं से करूंगी, वीरम देव से। तो अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि ये तो बड़ा मुसीबत हो गया, एक तो इतना बड़ा सल्तनत का शासक दिल्ली का, और ऊपर से वो है भी तो हिंदू शासक है, अब करें क्या? अब फिरोजा कहते हैं कि इसके अलावा कोई चारा नहीं है भाई, किसी और को हम चाहेंगे नहीं। तो अलाउद्दीन खिलजी तैयार होता है, अलाउद्दीन खिलजी तैयार होता है। तो अलाउद्दीन खिलजी कहता है ठीक है हम करा देंगे, तैयार हो जाता है अलाउद्दीन। वीरम देव के पास संदेश भिजवाया जाता है कि आप मतलब ऐसा कर लीजिए। वीरम देव मना कर देते हैं, राजपूत शासक कहते हैं हम जिस वंश के शासक हैं उसमें हम तुर्कों से शादी नहीं कर सकते, ठीक है। और वो तुर्क ही है भाई, ऑब्वियस सी बात है, और आप एक तुर्क लुटेरे जो बाहर से आए हुए हैं, हम नहीं कर सकते। इससे अलाउद्दीन खिलजी क्रोधित हो गया था और फिर उसने आक्रमण करवा दिया था, और फिर वीरम देव को मार दिया गया था, उसका सर काट करके फिरोजा के सामने रख दिया गया था, लो ये तुम्हारे वीरम देव। तो उस समय फिर फिरोजा जो है वो मतलब मेंटली जो भी कहा जाए डिस्टर्ब वगैरह हो गई, और फिर वो मर गई थी, कुल मिला के ऐसा था। तो इसलिए उसकी कहानी बहुत ज्यादा नहीं आती, तो डेथ हो गई उसकी। वो भी क्यों? प्यार अधूरा रहने पर। आज के हमारे कई सारे लोग हैं जो प्यार अधूरा रहने पर ऐसे कदम उठा लेते हैं, मैं जीऊंगा तो उसी के लिए, मरूंगा तो उसी के लिए, उसके अलावा कोई नहीं है। और वो 7 समंदर पार से घोड़े पे आएगा, सफेद घोड़ा होगा और राजा होगा, ठीक है। तो ऐसा राजकुमार मेरे सपनों का, और वो सपनों का राजकुमार न मिला तो मैं कहाँ जीऊंगा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो पहले भी ऐसा हुआ, फिरोजा चली गई, है ना, कोई बात नहीं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बता दिया हमने ये कहानी, अब ये सब कहीं तुम्हें मिलेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि तुम लोग खाली एग्जाम को करोगे, बट ये सब फैक्ट है ना। तो अब ये सब टीवी में थोड़ा दिखाएगा। अभी वो आ रहा है ना कोई बाबर वाला, एक दिखा, देखना जरा क्या बताएंगे बाबर में। एक बार सीरियल देखना जरूर, सीरीज शुरू होने वाली है कि टीवी में वो क्या दिखाने वाले हैं। कहानी हमने आपको बता ही दी है बाबर कौन है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग इसमें। तुम लोग कहोगे कि सर एकदम खिलाफे हो गए हैं बिल्कुल मुगलों के, मतलब उनके एकदम। भैया हम खिलाफ नहीं है, हम खिलाफ नहीं है, जो लिखा है हम वही बता रहे हैं। अपने मन से हम कुछ नहीं बता सकते, हमारे दिमाग में कहीं से उड़ के थोड़ा आएगा। हम भी कहीं से पढ़ेंगे, कहीं से करेंगे तभी ना आएगा, क्योंकि हम तो है नहीं उस समय के। तो 16 ये हो गया, ठीक है, तुगलक वंश कंप्लीट हुआ, गाजी मलिक। अगर इस तरह चलेंगे तो हम कई दिन में डीपीपी सॉल्व कराएंगे। 142 क्वेश्चन है भाई, थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा। चलो 17वां क्वेश्चन नंबर करते हैं। गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? तो गाजी मलिक किस वंश का था? अभी अभी बात कर ली। गाजी मलिक किसका था? तुगलक, तुगलक ही था ना। गाजी मलिक का ही नाम है गयासुद्दीन तुगलक, और वही है, एक और उपाधि लिया उसने जब मंगोलों को हराया है, मलिकुल गाजी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और ज्यादा इसमें डिस्कशन न करके आगे बढ़ते हैं। किस राजवंश के सुल्तानों ने देश पर सबसे लंबे समय तक शासन किया? जल्दी बताइए, किस राजवंश के शासकों ने सबसे लंबे समय तक शासन किया?
किसने किया? स्टूडेंट्स टाइप कर दिएगा, तुगलक। ठीक है, करेक्ट। कब से कब तक याद है ना सबको, भूले तो नहीं? तुगलक 1320 से 1412। दिल्ली सल्तनत का 19वां क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान शासक जो खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा, ये वही है, याद आया? जो बहुत शिक्षित है लेकिन डिसीजन लिया करता था, याद है ना? और सारे डिसीजन उसके गड़बड़ हो जाया करते थे। चाहता तो बहुत अच्छा था कि अच्छा काम हो, लेकिन वो अपने आगे की सोचा करता था अपने समय से, और सब फेल हो जाता था, है ना? वो शासक कौन? एमबीटी। शासक कौन? एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी। ठीक है, याद है ना? एमबीटी के लिए कई सारी चीजें थी, है ना? राजधानी क्या कर दी थी इसने दिल्ली से? दौलताबाद। एक मुद्रा चलाई थी, सांकेतिक मुद्रा, चांदी की कमी हो गई थी इसके, उसमें कह रहा है मेरे खजाने में चांदी नहीं है, हम कहां से लेके आए? तो सांकेतिक मुद्रा चला दी थी, तांबा की और मिश्र करके कांसे की, और उसकी वैल्यू रख दी थी चांदी के बराबर। तो जाली टकसाल बन गया और ढेर सारे लोगों ने वही कर लिया, और जितना लगान था वो जाली सिक्के देके चले आते थे उनको। तो इसके खजाने में सब जाली सिक्के भर गए। परेशान हो गया मोहम्मद बिन तुगलक, ये क्या कर दिया मैंने? मैं तो सोच रहा था कि सब बढ़िया होगा, सब उल्टा ही हो गया। जनता हमसे भी तेज है, तो जनता उससे भी तेज है, उनने सब गड़बड़ कर दिया। तो फिर उसको अपने डिसीजन वापस लेने पड़े थे। एक सांकेतिक मुद्रा वाला था, एक दौलताबाद। एक बार दौलताबाद गया था, फिर वापस आया था, फिर गया था, परेशान केवल घुमा रहा है। आधे तो निपट गए उसी समय रास्ते में। और फिर उसके बाद उसने एक और काम किया था, दोआब में जो कर वृद्धि कर दी थी 50%, उसी समय अकाल पड़ गया। एक और उसकी मुसीबत, मतलब जब भी कोई डिसीजन लेता था सब गड़बड़ हो जाती थी। और एक उधर आक्रमण किया था उसने पहाड़ी इलाकों में, तो बताया था ना कि सारे गए तो 10 बज के आए थे, सात केवल 10 या कुछ बज के लौटे थे, बाकी सब पहाड़िये में गुम हो गए, वो ढूंढे ना पाए किधर निकलना है। तो सब कुछ गड़बड़ हुई थी मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन इससे बहुत दरिया दिली मत ध्यान रखना है, बहुत खतरनाक शासक था। हमने इसका वो खतरनाक चेहरा बताया नहीं है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बताया। मोहम्मद बिन तुगलक डिसीजन जरूर है बहुत खतरनाक शासक है। ठीक है, हाँ, चलिए आगे देखते हैं। इसमें किस सुल्तान ने नया विभाग आमीरे को ही पेश किया था? तो आमीरे को ही, आमीरे को ही पता है ना ये कौन था? आमीरे को ही एक कृषि विभाग था, ठीक है, कृषि विभाग, और ये किया था एमबीटी ने। एमबीटी ने असल में जब बहुत सारी दिक्कतें हो गई थी किसानों के ऊपर, वो कर्ज वगैरह, अकाल वगैरह पड़ने लगा था ना, और कर्ज वगैरह बढ़ गया, तो ये थोड़ा सोचता था कि चलो यार टैक्स थोड़ा कम कर देते हैं और कुछ ऐसा करते हैं जिनको हेल्प मिले। तो इसने एक विभाग बनवाया था आमीरे कोही नाम से, जो कृषि से रिलेटेड था। क्या करता था ये? ऐसी भूमि को भी ये लोग उपजाऊ बनाते थे जो बहुत दिनों से काम में नहीं आ रही है। तो इसके लिए उसने सबसे पहले 60 वर्ग मील की एक जमीन को सर्च किया, 60 वर्ग मील, जो बहुत ज्यादा उस तरह का नहीं था। तो इस पर पहले कृषि वगैरह कराने की कोशिश कराई गई, ठीक है ना? तो उसी के लिए विभाग बनवाया था, आमीरे कोही विभाग। ठीक है, तो कृषि के मामले में ये सब काम कराने के लिए किया था इसने। चलिए आगे देखते हैं। तो इसका आंसर हो गया कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली के किस सुल्तान ने एक अलग कृषि विभाग की स्थापना की और फसलों के रोटेशन की योजना बनाई? अभी अभी डिस्कस किया है, ये वही तो बात हो गई ना। किसने अलग कृषि विभाग बनाया? तो वो कृषि विभाग ही कौन है? आमीरे कोही, वही है कृषि विभाग। तो उसने किसने बनाया? और फसलों के रोटेशन, मतलब आज की डेट में जब आप देखते हो ना स्टूडेंट, जो मौसम आता है उसके हिसाब से फसल लगाई जाती है, होता है ना? गांव में देखो, अभी जब समय चल रहा था तो धान वगैरह का चल रहा था, तो धान की रोपाई उपाई हुई होगी जो गांव में रहे होंगे, कई लोग तो समझे भी होंगे, है ना? और फिर उसके बाद बाढ़ आ गई है, जो किनारे रहे होंगे सारे खेत डूब गए होंगे, जो ऊंचाई पे रहे होंगे वो बच गए होंगे। बट हमने भी कई सारे खेत देखे आसपास, हमारा गंगा जी किनारे है, सब आधे से ज्यादा तो निपट गए, कई लोग का बच भी गया। तो ये सब चीजें थी। अलग कृषि
विभाग और फसलों का रोटेशन, तो ये कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक है, एमबीटी है। अब तक याद हो चुका होगा। अमीर कोही कौन है? एमबीटी ने बनाया है। ठीक है, चलिए। दीवाने कोही, फिर वही चीज पूछा, या अमीर कोही वही चीज है? तो दीवाने कोही किससे संबंधित है? वही विभाग है, अमीर कोही ही दीवाने कोही है। ठीक है, तो आंसर कौन होगा? मोहम्मद बिन तुगलक। कोई दिक्कत इसमें स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 23, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से स्थानांतरित कर दिया। कहां कर दिया? दौलताबाद। दौलताबाद का पुराना नाम? देवगिरी। दौलताबाद का पुराना नाम देवगिरी। कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में जो देवगिरी है उसी का नाम है दौलताबाद, जो बाद में बदल के रख दिया गया है। ध्यान रखिएगा, ये वही देवगिरी है जहां के शासक रामचंद्र देव थे। तो उसको फिर बाद में जब अधिकार हो गया था इनका, तो फिर उसको दौलताबाद रख दिया गया था नाम। ठीक है, राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करने का आदेश किसके द्वारा दिया गया? तो ये तो ठीक वही क्वेश्चन है। आंसर कौन सा होगा? मोहम्मद बिन तुगलक। कहां पर है? डी ऑप्शन, एमबीटी। भारत में पहली बार सांकेतिक मुद्रा किसके द्वारा शुरू की गई? स्टूडेंट, एमबीटी। समझाने की जरूरत है नहीं, सबको पता चल गया होगा, है ना? मोरिश यात्री। मोरिश यात्री मतलब होता है मोरक्को। मोरिश मतलब एक प्रकार से मोरक्को जो है वहां के यात्री को कहा जाता है, मोरक्को। और ये अफ्रीका में है, तो अफ्रीका जो महाद्वीप है ये वहां है। ठीक है, तो मोरक्को का जो यात्री है इब्न बतूता, इब्न बतूता। ठीक है, ये किसके समय में आया था? इब्न बतूता किसके समय में आया था? ऑप्शन ए। ठीक है, इब्न बतूता एमबीटी के शासनकाल में आया था। इब्न बतूता एक्चुअल में 1333 से 1347, ठीक है, तो 1333 से 1347 जो है, इस समय ये इब्न बतूता था। ठीक है, और ये समय काल चल रहा है एमबीटी का। अगर आपको याद हो तो 1325 में एमबीटी बैठ गया था, क्योंकि 1320 से 1325 तक गयासुद्दीन था, तो 1325 पे गद्दी पे एमबीटी बैठा हुआ था, है ना, 51 तक। तो 1325 से 1351 तक वो बैठा था। उस दौरान ये इब्न बतूता मोरक्को का यात्री आया हुआ था। इसने चीन की यात्रा की थी। इब्न बतूता ने चीन की यात्रा की थी। एक किताब लिखी है, आप लोगों ने शायद लिखा होगा, किताब टाइप कर दिया है किसी ने, किताबुल रहला, है ना, किताबुल रहला, किताबुल रहला। ठीक है, तो किताबुल रहला जो इसने लिखा था, इसमें इसके यात्रा वर्णन किया गया है इब्न बतूता के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसमें। निम्न में से किसने सल्तनत काल के दौरान प्राप्त डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया है? तो डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन ये इब्न बतूता नहीं किया है, अपने उस किताब में भी बताया उसने, वही किताबुल रहला में। तो किताबुल रहला में इसने बताया है इसको। कहाँ है इब्न बतूता? ये रहा। ठीक है, चलिए देखो, कुछ मेन नाम है, इसको आप थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, हम बता देते हैं। क्या? अमीर खुसरो, जो ये नाम आया है, ये इसलिए क्योंकि इन चीजों को आप भूलना मत। अमीर खुसरो वगैरह का हमेशा याद रखना। ये 1325 तक रहा है, 1325 जिंदा तक, 1325 तक रहा है, और 1325 में समय जो चला है वो एमबीटी का है। तो कुछ समय एमबीटी का इसने देखा है, कुछ समय। 1325 में मर गया है, लेकिन कुछ महीने का समय इसने एमबीटी का देखा हुआ है, अमीर खुसरो ने। और इसके पहले अगर बता दें तो अमीर खुसरो बलबन के समय से लेकर एमबीटी के समय तक है, ये भूलना मत, क्योंकि अमीर खुसरो बहुत इंपॉर्टेंट है
ये कभी है। तो जो एक्चुअल में अमीर खुसरो का समय है वो बलबन के समय से लेकर के, बलबन है उसके समय, ठीक है, बलबन के समय से लेकर के पूरा ये कहां तक जाएगा, एमबीटी तक है ये। नहीं, क्लियर, ठीक है, कोई डाउट इसमें है, किसी को कोई डाउट? यस सर, अमित यादव, यस सर, नो सर, अच्छा पहले यस सर फिर नो सर, अच्छा ठीक है भाई। 7 शासक को देखा है, अरे तो गिन लो ना, अब हम गिना के बताएं, अब जब हमने बता दिया बलबन के बाद तो कितने सारे हुए हैं जो मेन मेन, आप सबको देख लो भाई, जलालुद्दीन खिलजी हुआ है, अलाउद्दीन खिलजी हुआ है, मुबारक शाह खिलजी हुआ है, थोड़ी समय के लिए खुसरो बैठा है, अगर सबको गिनोगे तो 7 से ज्यादा निकल जाएंगे, मेन मेन को गिनोगे तब होगा, ठीक है, छोटे छोटे तो कैकुबाद भी बैठा था, क्यूमर्स भी बैठा था, लेकिन वो बड़े बड़े शासक गिने जाएंगे, बलबन गिना जाएगा, जलालुद्दीन खिलजी गिना जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी गिना जाएगा, मतलब मेन मेन शासक जो होंगे वो गिने जाएंगे, ठीक है। तो यहां से आपका ये कंप्लीट हो गया, ओके। 28, अच्छा इसमें एक और चीज था, अमीर खुसरो समझ में आ गया, इब्न बतूता क्लियर हो ही गया, फिरोज शाह तो खैर ठीक है, ये तो है ही है, बर्नी का भी हमने आपको बता ही दिया था, 1285 से लगभग 1357 तक, तो इसने भी कई सारे शासक का देखा है भाई, 1285 से 1357 मतलब कई सारे मुगल वो दिल्ली सल्तनत के शासक हो गए ना, कई सारे बदल चुके हैं, ठीक है। 28, होली के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाले दिल्ली के पहले सुल्तान कौन थे? ये कौन था जो होली में पार्टिसिपेट करता था? ये वही हमारे महान शासक 1325 से 1351 तक शासन करने वाला, 1325 से 1351 तक शासन करने वाला हमारा महान शासक कौन? एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक। चलो कम से कम होली होली में पार्टिसिपेट करता था, मतलब ये चीज थी कि जनता के लिए सोचता तो था, जनता के लिए सोचता था, ठीक है, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29, तो ये इसका आंसर कौन था? इसका था मोहम्मद बिन तुगलक। और 29 नंबर क्वेश्चन है, किस मुस्लिम शासक की मृत्यु पर एक इतिहासकार ने कहा कि राजा अपनी प्रजा से व अपने राजा से मुक्त हो गए? जल्दी बताइए। यही है एमबीटी, कितना इंपॉर्टेंट है बताओ, है ना? तो बदायूनी ने लिखा है, एक इतिहासकार था बदायूनी, ठीक है, तो बदायूनी ने ये चीज बताई थी कि कहता है कि जो भी ये डिसीजन लेता है सब गड़बड़ हो जाता है, सब त्राहिमाम कर रहे हैं सब, तो बदायूनी कहता है कि जब इसकी मृत्यु हुई तो राजा भी मुक्त हो गया इन लोगों से और प्रजा भी मुक्त हो गई। अरे राजा प्रजा की वजह से ही तो राजधानी दौलताबाद लेके गया था, परेशान हो गया था, सब इसको पत्र लिखते थे, कहते थे हम आपको मानते ही नहीं है, नाराज है, सब इस तरह के मतलब अभद्र भाषा यूज करते थे इसके लिए, एमबीटी के लिए, तो ये उनसे परेशान था, ठीक है, ये अपने प्रजा से परेशान था, प्रजा इससे परेशान थी, तो यही बोला गया कि ये मतलब मुक्त हो गए दोनों, ये बदायूनी ने कहा है, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार प्रदान किया? क्वेश्चन नंबर 30, तो ये है फिरोज तुगलक, एफएसटी, एफएसटी। तो फिरोज शाह तुगलक ही है वो जिसने बेरोजगारों को रोजगार प्रदान किया था। कब तक इसका शासनकाल था? तेरह सौ इक्यावन से 1388। भाई 1351 में एमबीटी चला गया, तो 1351 में जब एमबीटी चला गया है तो अब उसके पास कौन बैठा है? फिरोज शाह तुगलक आया, इसने भी कई सारे काम कराए, तो 1351 से 1388 के बीच ये बैठा हुआ है एफएसटी, तो बेरोजगारों के लिए इसने किया था।
इसी के समय चले क्या, एक विभाग खोला था इसने बेरोजगारों के लिए, है ना, गलत समय में हम लोग आ गए। क्यों, शायद कोई नौकरी मिल जाती उसके समय में, क्यों देवेंद्र, शायद नौकरी मिल जाती है, बेरोजगारों के लिए कुछ किया था लेकिन नौकरी तो भाई तब रहेगी तब जब तक तुम रहोगे ना, जब तुम ही नहीं रहोगे तो नौकरी लेके क्या करोगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका एफएसटी, फिरोज शाह तुगलक। अच्छा आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के नेमती सुल्तानों में से किसने बेरोजगारों की सहायता के लिए रोजगार, ये वही बात है, ये फिरोज शाह तुगलक ही है, ठीक है, बेरोजगार का नाम आ जाए मतलब फिरोज शाह तुगलक, एफएसटी। वह सुल्तान जो दान और भिक्षा के बारे में बहुत चिंतित था और इसके लिए दीवाने खैरात की स्थापना की थी। कौन था ये, फिरोज शाह तुगलक, दीवाने खैरात, ठीक है। ये क्या था दीवाने खैरात, आर्थिक सहायता देता था। दीवाने खैरात एक विभाग था जो आर्थिक सहायता देता था, पैसे वगैरह। तो एक प्रकार से बेरोजगारों के लिए रोजगार भी था और जो निर्धन वगैरह हैं उनके लिए आर्थिक सहायता भी देना था, तो उसके लिए एक विभाग बनाया था उसने, दीवाने खैरात का। बट ये ज्यादातर उनको ही मिलता था, मुस्लिम को ही मिलता था, गैर मुस्लिमों को न के बराबर था। जैसे शादी वगैरह भी करानी थी तो वो मुस्लिम लड़कियों की होती थी, बुजुर्ग महिलाएं थी तो वो भी वही हुआ करते थे, तो ज्यादातर उनके ऊपर ध्यान था इसका, ठीक है, दीवाने खैरात के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको ये क्लियर हो गया होगा दीवाने खैरात। नेक्स्ट क्या है, ये आंसर होगा फिरोज तुगलक ना, 32वें का सी, सॉरी 32वें का बी होगा। 33 अगर हम लोग देखते हैं तो क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक दास थे, ये आपको बताना है, बताओ कौन था ऐसा, और उस विभाग का नाम बताइए। उस दासों के लिए उसने एक विभाग भी बनवाया था, तो उस दासों को देखरेख किया जाए। राजरानी अदिति, पंकज, सुमित, ज्योति, एफएसटी, सब लोग एफएसटी लिख रहे हैं, विभाग भी लिखना है। उस विभाग का नाम क्या था, राजा बाबू। अरे राजा बाबू कहाँ है, गोविंदा, राजा बाबू, एफएसटी ठीक है, हाँ एफएसटी है, विभाग का नाम लिखो ना, दीवाने बंदगान। चलो हम लिख देते हैं, कुछ लोगों ने सही आंसर दिया है। दीवाने बंदगान, सबसे ज्यादा दास हो गए थे इसके पास, 1,80,000 के आसपास। अब 1,80,000 अगर दास हो गए हैं तो क्या करोगे, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, तो एक विभाग बनाया था दीवाने बंदगान, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, सबसे अधिक दास किसमें थे, तो ये आंसर है फिरोज तुगलक। लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, लोक निर्माण विभाग, तो ये फिरोज शाह तुगलक ने किया था, ठीक है। इसने लगभग लोक निर्माण विभाग वही है, पीडब्ल्यूडी, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, यही है लोक निर्माण विभाग। और क्योंकि फिरोज शाह तुगलक ने 300 से ज्यादा शहर कहा जाता है कि इसने बसाए थे, तो अब इसका अगर इन्होंने बसाए हैं या 300 से ज्यादा, तो ऑब्वियस सी बात है कोई डिपार्टमेंट होगा तभी तो कुछ कर पाएगा वो, तो वो लोक निर्माण विभाग ही है जिसकी मदद से ये सब चीज की गई थी। अब इस तरह का नहीं था जैसा आज का देख रहे हो, उनका है विभाग, वो रहते उस तरह से होंगे उस समय के जैसा भी होगा, ठीक है। तो लोक निर्माण विभाग, ये कंप्यूटर, मतलब दोनों ठीक हैं, एमबीटी और एफएसटी, काफी इन लोगों ने विभाग खुलवा रखे थे कि कुछ काम होता रहे। मध्यकालीन भारतीय शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, चलो इंग्लिश में हम इसका मतलब बता देते हैं। अलाउद्दीन खिलजी फर्स्ट सेटअप अ सेपरेट आरिच डिपार्टमेंट, पहला कह रहा है
कि अलाउद्दीन खिलजी ने अर्ज डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश किया था। अर्ज का अगर पूरा नाम आपको याद हो, दीवाने अर्ज। तो इस सेंटेंस का मतलब ये है कि अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने अर्ज को एस्टेब्लिश किया था। ये गलत है, क्योंकि दीवाने अर्ज को अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं किया था। दीवाने अर्ज को किसने किया था? बलबन ने किया था। दीवाने अर्ज को किसने किया था? बलबन ने किया था। ठीक है, तो ये सेंटेंस कह रहा है कि अर्ज जो विभाग था वो एक्चुअल में किसने किया था? अलाउद्दीन ने। तो ये गलत हो गया। दूसरा है, बलबन इंट्रोड्यूस द ब्रेनिंग सिस्टम ऑफ हॉर्सेस ऑफ मिलिट्री। घोड़े दागने की प्रथा। घोड़े दागने की प्रथा, क्या घोड़े दागने की प्रथा बलबन ने शुरू की थी? नहीं, घोड़े दागने की प्रथा बलबन ने शुरू नहीं की थी। ये अलाउद्दीन खिलजी वगैरह को ज्यादा श्रेय जाता है। ठीक है ना, हुलिया लिखना, सैनिकों का हुलिया और घोड़े का ब्रांडिंग करना, तो उल्टा हो गया। ऊपर बलबन होना चाहिए था, नीचे अलाउद्दीन होना चाहिए था, तो इसने बदल दिए दोनों, तो दोनों गलत हो गए। ठीक है, तो बलबन वाला भी गलत हो गया क्योंकि अलाउद्दीन है। तीसरा कह रहा है, मोहम्मद बिन तुगलक वाज सक्सीडेड बाय हिज अंकल टू द मिलिट्री। मोहम्मद बिन तुगलक वाज सक्सीडेड बाय हिज अंकल टू द मिलिट्री। सक्सीडेड मतलब आगे आने वाला, जो उत्तराधिकारी। तो क्या वो उसकी सेना में आया? मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक वाज सक्सीडेड बाय हिज अंकल टू द मिलिट्री, मतलब उसके चाचा के द्वारा आगे, मतलब वो आया। तो क्या ये सही है? ठीक है, मिलिट्री में नहीं, वो एक शासक बना है, जो फिरोज शाह तुगलक की शायद बात हो रही है। मोहम्मद बिन तुगलक वाज सक्सीडेड बाय हिज अंकल। हाँ, तो एफएसटी के लिए वो बात हो रही है एक्चुअल में। तो ये एक गलत आंसर होगा। ठीक है, ये गलत आंसर। फिरोज तुगलक सेटअप अ सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव। सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव का मतलब हो गया कि फिरोज शाह तुगलक ने एक अलग दास विभाग। हाँ, ये सही है। क्यों? क्योंकि एफएसटी ने क्या किया था? एफएसटी ने ही एक विभाग बनवाया था, वही अभी जो ऊपर बताया हमने। कौन सा? दीवाने बंदगान। ये किसने बनवाया था? एफएसटी नहीं बनवाया था। तो चौथा सेंटेंस कह रहा है कि फिरोज शाह तुगलक सेटअप अ सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव, कि इसने दासों के लिए एक अलग विभाग बनवाया था एफएसटी। बिल्कुल सही है, ये एकदम सही है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है आपका चौथा। ठीक है, तो इसका सही आंसर है आपका चौथा। ठीक है, कंप्लीट करते हैं। 36, ये आंसर आपको देना है। एफएसटी, सौरभ एफएसटी, इरफान, इरफान, गयासुद्दीन। गयासुद्दीन कौन? गयासुद्दीन के आगे लगाओ, गयासुद्दीन तो कहीं निकल आए। गयासुद्दीन तुगलक, अरे तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। चलिए, सही आंसर है इसका। क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं फिर से। दिल्ली का सुल्तान जिसे भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल बिछाने के लिए। अब पॉइंट है, देखो क्या पॉइंट है। ये इस पॉइंट को पकड़ो, नहरों का सबसे बड़ा जाल बिछाने के लिए। तो सबसे बड़ा जाल की जब बात होती है ना, दो तरह से क्वेश्चन बनता है। पहला, सबसे पहले नहरों का व्यापक रूप से निर्माण किसने शुरू कराया? वो है गयासुद्दीन तुगलक, पहली बात। लेकिन बड़े लेवल पे अगर पूछा है कि नहरों का जिसने जाल ही बिछा दिया था, तो वो फिरोज शाह तुगलक है। दोनों ध्यान रखिएगा।
बहुत ही ज्यादा 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया था इसने, 5 बड़ी नहरों, फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है, 5 बड़ी नहरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पूछा गया सबसे बड़ा जाल किसने बिछाया, मतलब इसने ज्यादा कराया, तो आंसर होगा एफएसटी, आंसर होगा एफएसटी। तो जो भी ऑप्शन यहाँ पर होगा एफएसटी होगा। ये वाला ऑप्शन एफएसटी, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक, ध्यान रखिएगा सब, इससे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन पूछता है, देखो सुन लो, सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण सबसे पहले किसने किया? सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण सबसे पहले किसने किया? गयासुद्दीन तुगलक। बात समझ में आई? सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण सबसे पहले किसने किया? गयासुद्दीन तुगलक। सबसे बड़ा जाल किसने बिछाया? फिरोज शाह तुगलक। सिंचाई कर एक लगाया था, सिंचाई एक कर लगाया था ना, ठीक है, उसको देखेंगे, शायद आगे आएगा वो क्वेश्चन, तो हम उसको अभी डिस्कस कर लेंगे। हाँ, शायद अगला ही क्वेश्चन है वो, शायद अगला ही क्वेश्चन है। 37 नंबर जो क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था जिसने हाके शर्ब या सिंचाई कर लगाया था? ये वही नहर जब निकाले गए ना, तो नहर से जो लोग उसका पानी लेते थे तो उनको एक टैक्स देना होता था, उसी को कहा जाता था हाके शर्ब, तो उसी को सिंचाई कर कहा जाता है। जब नहर से अगर आप पानी लेंगे तो आपको एक टैक्स देना होगा। तो किसने लगाया? ऑब्वियस सी बात है, जिसके बहुत बड़ा जाल बिछा रखा था जिसने, तो उसी ने ये काम किया था। तो आंसर है फिरोज शाह तुगलक, एफएसटी ने किया था, ठीक है, कंफर्म है सबको ना? ठीक है। दिल्ली के किस सुल्तान ने जजिया लगाया था? बलबन, फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। जजिया तो खैर लगाए थे, इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, यहां इनको कहना चाहिए था ब्राह्मणों पर, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में पहले ब्राह्मणों पे नहीं था ना, जजिया तो चल ही रहा था, जजिया तो उनके समय में सबसे चल रहा है, क्योंकि जजिया तो बहुत पहले से चल रहा है, जो भी नॉन मुस्लिम उन पे लग ही रहा था उधार, ब्राह्मणों पे नहीं लगता, तो ब्राह्मणों पे लगा दिया है एफएसटी ने, फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। तो फिरोज शाह तुगलक ने सब पर लगा दिया, किसी को नहीं छोड़ा, तो फिरोज शाह तुगलक ने सब पे लगा दिया। तो ये है मेन पॉइंट, ठीक है, तो इसका आंसर फिरोज शाह तुगलक कहा जाएगा। 39, फलों की गुणवत्ता में सुधार के लिए किसने उपाय किया था? तो बागान आपने देखा था 1200 उच्च कोटि के फलों के गुणवत्ता वाले उन्हें बागान लगवाए थे, एफएसटी ने लगवाए थे। ये काम किसने करवाया था? एफएसटी ने। तो फलों का बाग भी लगवाया था इसने 1200 के आसपास, ठीक है। टोपरा और मेरठ से 2 अशोक स्तंभों को दिल्ली कौन लाया? एफएसटी लाया था। टोपरा और यहां से एफएसटी लाया था। टोपरा ये पड़ता है अंबाला में, आज का जो अंबाला है पंजाब वाले क्षेत्र में, तो ये टोपरा वहीं भी पड़ता था, तो आज का वो अंबाला क्षेत्र है, ठीक है। और इसको ला करके इसने एक को हिंदूराव हॉस्पिटल है दिल्ली में, तो उसके पास एक लगवाया था, और एक उसने फिरोजाबाद के पास लगवाया था, ठीक है। तो इन दोनों को उठा करके वहां भेज दिया था। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? 39 का बी हो गया, 40 का भी कौन हो गया? बी हो गया, ठीक है। 41, दिल्ली के किस सुल्तान ने दोनों समुदायों को एक दूसरे के विचारों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करने के लिए अनुवाद विभाग की स्थापना की? अनुवाद विभाग किसने बनाया था? ये वही है, अनुवाद विभाग किसने बनवाया था? एफएसटी, एफएसटी बनवाया, ठीक। 42, राज्य के खजाने से हज यात्रा आयोजित करने वाला भारतीय शासक? तो वैसे तो देखो कई लोग इसको वो कहते हैं, लेकिन मेन नाम जो मिलता है वो अकबर है। अगर आप इसमें देखोगे तो जो फेवरेबल आंसर दिया गया है वो अकबर है, कई जगह एफएसटी भी लिखा हुआ है, ठीक है।
लेकिन जो एग्जाम के आयोग वगैरह मानते हैं वो अकबर को ज्यादा आंसर मानते हैं कि अकबर ने ऐसा पूरा किया था। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना आप लोग। आगे देखा जाए, फिरोज तुगलक द्वारा दारुल सफा, ये अस्पताल था, ये खैराती अस्पताल था, खैराती अस्पताल, जहाँ पे मुफ्त में मतलब आपका वो सब होता था, तो खैराती अस्पताल था। ठीक है, दारुल सफा, ये फिरोज शाह तुगलक के समय में ही था। तो सही आंसर है ए, सॉरी, फ्री हॉस्पिटल, बी। ठीक है, दिल्ली सुल्तान के बाद तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन है? तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन है, जल्दी बताइए। नासिरुद्दीन महमूद, वेरी गुड, बहुत जल्दी आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर सी, नासिरुद्दीन महमूद। तेज हो गए हो क्या तुम लोग, तेज हो गए हो, सब आंसर सही दे रहे हो बिल्कुल। है? क्या खा रहे हो आजकल, आराम खाना शुरू कर दिए हो क्या? कहेंगे सर वैसे ड्राई फ्रूट महंगा हो गया है। आते हैं नीचे इसमें 45, तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? चलो, तैमूर जो मंगोल था 1398 में आक्रमण किया था, चलो हम बता दें, 1398 में आक्रमण किया था। बताओ किसका शासनकाल चल रहा था? तैमूर ने 1398 में आक्रमण किया था। नूरुद्दीन, ये कौन है? नूरुद्दीन कौन है? नासिरुद्दीन, हेमा कह रही हैं, और अनिल, रौनक, पिंकी कह रही है नासिरुद्दीन महमूद, अदिति, ठीक है, चलो सबका आंसर ठीक ही है, नासिरुद्दीन महमूद करेक्ट है, नासिरुद्दीन महमूद था। देखो 1388 तक एफएसटी था, 1388 तक कौन था? एफएसटी था। और बीच में भी कुछ लोग आए, वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था, हमें केवल अंतिम से मानना है। 1394 में जो गद्दी पे बैठा है वो नासिरुद्दीन बैठा है, 1394, और लास्ट तक ये रहेगा 1394 से 1412 तक, 1394 से 1412 तक नासिरुद्दीन रहेगा, और इसी के बीच में आक्रमण हो जाएगा तैमूर लंग का, तो तैमूर का आक्रमण हो जाएगा, और यह नासिरुद्दीन महमूद, ध्यान रखिएगा। डेट अगर थोड़ी सी याद है ना तो चीजें क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, 46, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने तैमूर पे आक्रमण के बाद भारत पर शासन किया? अब जब तैमूर ने आक्रमण कर दिया तो तुगलक वंश तो गया, भाई तैमूर के आक्रमण करने का मतलब तुगलक वंश खत्म, क्योंकि ये बड़े खतरनाक लोग थे, ये पूरा एकदम तुम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते ये क्या थे। चंगेज खान जो था वो उसके समय में पूरे दुनिया की 5% आबादी को इसने मार दिया था, 5% बहुत होता है। ठीक है, और ये लोग मारते क्या थे, गले काट देते थे, भाले पे लगा करके साथ में चलते थे, लो देखो हम काट के पीछे आ चुके हैं। तो ये सब मंगोल बड़े खतरनाक थे, जो तैमूर वगैरह थे। ठीक है, तो इसने जैसे ही आक्रमण किया इसके बाद तुगलक वंश चला गया, निपट गया वो। तो फिर आता है सैयद वंश, सैयद वंश आया, सैयद वंश, ध्यान रखिएगा। सैयद वंश में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, बस थोड़े समय के लिए सैयद वंश आया था, है ना। तो सैयद वंश कब से कब तक था आपको याद होगा, बता सकता है कोई? चलो हम ही बता देते हैं। 1414 से 1451। ठीक है, असल में 1412 में जब मारा गया नासिरुद्दीन महमूद, तो उसके बाद खिज्र खां बैठा था, खिज्र खां, खिज्र खां करके बैठा था। ठीक है, फिर खिज्र खां को भी मारा गया था, खिज्र खां को मार करके फिर ये गद्दी पे बैठ गया था, तो तुगलक वंश, सॉरी, सैयद वंश हो गया था।
तो सैयद वंश की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? तो सैयद वंश की स्थापना का श्रेय आपको किसको जाता है? ध्यान रखिएगा, सैयद वंश की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? खिज्र खां को ही जाता है। ठीक है, तो सैयद वंश की स्थापना का श्रेय खिज्र खां को जाता है। और ये भी तभी बैठ पाया जब तैमूर ने सपोर्ट किया। असल में एक प्रकार से तैमूर का प्रतिनिधि ही है। तैमूर जब आक्रमण किया था ना, तो उसके बाद वो खिज्र खां को ही उसने प्रमोट किया कि तुम ही बैठ। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर जो क्वेश्चन है, 47 नंबर, ऐनुल मुल्क मुल्तानी निम्नलिखित में से किस शासन के अधीन सेवा नहीं करता था? ऐनुल मुल्क, तो ये इल्तुतमिश के समय नहीं था। इल्तुतमिश बहुत पहले का हो गया। इल्तुतमिश के बाद ये जब बलबन वगैरह आए हैं, बलबन और अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन, तो इसके समय में ऐनुल मुल्क था। ठीक है, तो ऐनुल मुल्क इस समय था, इसके समय में नहीं था, क्योंकि ये ऐनुल मुल्क असल में बलबन के बाद ही है। ठीक है, बलबन के बाद का ही है। तो अब बलबन के बाद देखोगे तो तीनों शासक आ जाएंगे। भाई अलाउद्दीन खिलजी भी आ जाएगा, और कौन आ जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक भी आ जाएगा, और फिरोज शाह तुगलक भी आ जाएगा। सब अलाउद्दीन बलबन के बाद ही है, तो इनके समय में ये रहा है। तो इसके पहले कौन है? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश पहले का है, तो ये नहीं रहेगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, ऐनुल मुल्क जो है मुल्तानी, ये आपका ये। गुलाम वंश का संस्थापक कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन से सुल्तान को लाख बख्श की उपाधि दी गई? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? घर है या झोपड़ी है? मस्जिद है। किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसको तोड़कर? एक संस्कृत विद्यालय को तोड़कर। ठीक है, सरस्वती जो। 52 नंबर, प्रसिद्ध कुतुब मीनार किसका योगदान नहीं है? अच्छा, उल्टा पूछा है, किसका योगदान नहीं है कुतुब मीनार को बनवाने में? देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक का तो है ही, इसने शुरू ही किया था। इल्तुतमिश कंप्लीट करवाया है। गयासुद्दीन तुगलक, इसका कोई योगदान नहीं, इसका कोई योगदान नहीं। असल में कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसको बनवाया, और निर्माण जो कंप्लीट करवाया वो इल्तुतमिश ने करवाया। बिजली गिरी और उसके ऊपर की जो मंजिल थी वो कुतुब मीनार की धराशायी हो गई थी, जो ऊपर वाली मंजिल थी, और ये काम हुआ था एफएसटी के समय में। तो फिरोज शाह तुगलक ने उस मंजिल को पूरा करवाया, जो गिर गया था बिजली की वजह से। ठीक है, तो अब योगदान कुतुबुद्दीन ऐबक का भी हो गया, इल्तुतमिश का भी हो गया, और फिरोज शाह तुगलक का भी हो गया। किसने ये काम नहीं करवाया? गयासुद्दीन तुगलक ने नहीं कराया, तो इसका कोई योगदान नहीं है उसमें। ठीक है, तो आंसर है आपका गयासुद्दीन तुगलक, इसका कोई योगदान नहीं। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? दिल्ली थी या लाहौर? लाहौर थी। ठीक है, लाहौर थी। ठीक है, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? किसी ने छुरा मार दिया था? पहला कह रहा है छुरा मार दिया। पहला ऑप्शन तो देखो, कपट से छुरा मारकर उनकी हत्या कर दी। दूसरा, यलदौज के साथ हुए युद्ध में उसकी मृत्यु हो गई। तीसरा, कालिंजर का घेरा डालते समय। और चौथा, चौगान की क्रीड़ा के दौरान। यही है ना, चौगान, जो अपने महल में खेल रहा था वहीं लाहौर में। पोलो, आधुनिक जो पोलो है वही चौगान है, वही चौगान है पोलो। तो अभी आगे चल के क्वेश्चन मिलेगा कि पोलो खेल को लाने वाले या पोलो खेल के ओरिजिनेटर कौन माने जाएंगे? तो तुर्क माने जाएंगे, क्योंकि असल में जो आज का पोलो हो उस समय का चौगान है। ठीक है, तो तुर्क लोगों को ही श्रेय दिया जाता है, और इसी को खेलते वक्त मृत्यु हो गई इसकी। चलो बढ़िया है, निपट गया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक चला गया बेचारा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया? अब कुतुबुद्दीन ऐबक तो लाहौर से कर रहा था, इसके बाद जो आएगा वो करेगा। तो कौन आया था? इल्तुतमिश आया था, ये बैठा था ना गद्दी पे फिर।
तो अब जो इल्तुतमिश है वो करेगा कहां से शासन? दिल्ली से। ये सही है या गलत है? कोई डाउट है किसी को? बताया था ना कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था एक्चुअल में वो लाहौर से कर रहा था, उसने अपने को सुल्तान भी घोषित नहीं किया था, ठीक है ना, वो अपने को एक गुलाम मान के ही वो करता था, लेकिन इल्तुतमिश ने दिल्ली से शासन किया था, सुल्तान बन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? ये सबको पता होगा। नियमित सिक्के जारी किए और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया। तो दिल्ली ये यहीं से पता चल जाएगा भाई, क्योंकि लाहौर पहले कुतुबुद्दीन ऐबक की थी, है ना, और दिल्ली को किसने बना दिया था? तो इल्तुतमिश ने बना दिया था, ठीक है ना, तो इल्तुतमिश ने किया था, सही है। चलिए आप बताइए वो सिक्के कौन से थे? सिक्कों का नाम बता दीजिए जल्दी से जो इल्तुतमिश ने जारी किए थे। चलिए जल्दी। चांदी के सिक्के, ठीक है। चांदी का टंका, तांबे का जीतल, दो सिक्के थे, चांदी का टंका और तांबे का जीतल, ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये ध्यान रखिएगा, इसको भूलना मत, बहुत इंपॉर्टेंट है। इल्तुतमिश, चांदी का टंका और तांबे का जीतल, है ना, ठीक है, हो गया होगा। निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी? ये तो वही है, दिल्ली है, ठीक है। सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम दिल्ली स्थानांतरित की? फिर वही चीज पूछा गया है। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो दिल्ली का पूछा है ना, तो दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक हम इल्तुतमिश को ही मानेंगे, ठीक है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर में था। गुलाम का गुलाम किसे कहा गया? इल्तुतमिश। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासका रजिया सुल्तान। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की पश्चिम सीमा पर किसके काल में आया था? याद है? इल्तुतमिश, है ना, फिर वो जगह नहीं दिया उसको आने का, कहा कि भैया जाओ, तो वो जो एक आ गया था संरक्षण मांगने। बारह सौ 11 से 1236 ये शासनकाल था इल्तुतमिश का, ठीक है, और 1221 के आसपास कौन आ गया था? चंगेज खां। तो ये इसी का शासनकाल है, इल्तुतमिश के बीच का। ये इल्तुतमिश का शासनकाल है, और इसी बीच में 1221 में आक्रमण कर दिया था किसने? चंगेज खान, ठीक है। दिल्ली का कौन सा सुल्तान बंगोल नहीं है, मंगोल है ये, ठीक है, मंगोल है। मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था इल्तुतमिश। किसके शासनकाल में मंगोल प्रथम बार सिंधु नदी पर देखे गए? इल्तुतमिश के समय। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया किसके समय में? इल्तुतमिश के समय में। तो जब भी चंगेज वगैरह की बात होगी सब इल्तुतमिश आएगा। चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तमुचिन, ये रहा, या तेमुचिन, ठीक है, तमुचिन या तेमुचिन। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। देखो उस समय एवाज था बंगाल में, इसको हटा दिया गया था गद्दी पर,
और एवाज को हटा करके मलिक जानी को बनाया गया था। मलिक जानी, तो एवाज को हटा दिया गया था और उसकी जगह पे वहां का सूबेदार मलिक जानी को बना दिया गया था। ठीक है, मलिक जानी। रजिया बेगम को सत्ता से हटाने में किसका हाथ था? तुर्कों का। ठीक है, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम जलालुद्दीन इल्तुतमिश गयासुद्दीन, गयासुद्दीन है, इसीलिए हमने कहा था गयासुद्दीन आगे लगा है। एक गयासुद्दीन तुगलक भी था, है ना, और बलबन भी लगाता था गयासुद्दीन, तो गयासुद्दीन बलबन है। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई? अरे इसको आप कैसे भूल सकते हो, रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? बलबन। ठीक है, बलबन ने। नीचे दो वाक्य दिए गए हैं, एक को कथन और दूसरे को कारण दिया गया है। बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में ले ली, बिल्कुल सही है, इन्हें शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में ले ली। वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। सही बात है भाई, उत्तर पश्चिम सीमा अफगानिस्तान वाली सीमा में ही आक्रमण होता था, तो वो इसको भी करना चाहता था। दोनों सही है लेकिन सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, सही दोनों है लेकिन सही व्याख्या इसलिए नहीं है क्योंकि यहां पर जो केंद्रीय सत्ता की बात हो रही है कि वो सारी सत्ता अपने केंद्रीय सत्ता हाथ में ले रहा है, और यहां ये कह रहा है कि वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित रख रहा है। तो ये उत्तर पश्चिम सीमा को कर रहा है, तो उससे बचने के लिए उसने किले बनवाए थे, चौकियां बनवाई थी उत्तर पश्चिम में, तो इनसे बचने के लिए उसने कुछ चौकियां बनवाई थी वहां पर, तो चौकियों के बारे में बात नहीं हुई है। ठीक है, तो ये कथन कारण भी सही है, कथन भी सही है, लेकिन ये इसका मेन व्याख्या नहीं है। ठीक है, इसकी व्याख्या ये होता कि इससे करने के लिए उसने किले बनवाए थे, तब ये सही व्याख्या हो जाता। ठीक है, तो इसका सही ये है पॉइंट कि ए और आर दोनों सही है लेकिन ये इसकी सही व्याख्या नहीं है, तो ऑप्शन है बी। ठीक है, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने उपाधि धारण की, वही जिल्ले इलाही, ईश्वर का प्रतिनिधि, जिल्ले इलाही की उपाधि ले ली थी इसने, जिल्ले इलाही। और इसने और भी ली थी ना उपाधि, बलबन ने सीधा बोलता था मैं ईश्वर के द्वारा भेजा हुआ केवल मैं ही हूं, बस मेरे खिलाफ कोई नहीं जाएगा, मैं ईश्वर का प्रतिबिंब, है ना, ये सब बहुत सारी चीजें उसने लगा रखी थी। नवरोज का त्योहार किसने शुरू किया था? बलबन। देखो स्टूडेंट्स, नवरोज, सिजदा, पाबोस, ये सब बलबन ने शुरू किया था। याद आया? सिजदा, पाबोस, सिजदा, पाबोस और नवरोज। नवरोज एक त्योहार था 9 वर्ष वाला, जैसे हम लोग न्यू ईयर मनाते हैं। सिजदा, पाबोस एक सम्मान व्यक्त करना था बलबन के प्रति। ठीक है ना, सिजदा प्रथा क्या था? भूमि पर लेट कर अभिवादन करने वाला। ठीक है, अब पाबोस क्या था? सुल्तान के हाथों को चूमना या पैरों को चूमना? पैरों को चूमना। अरे हाथ को करता तब भी ठीक था, कह रहा है पैरों को चूमो। ठीक है, तो वो आपका पाबोस था। ठीक है, सिजदा था कि आप सिजदा करो, दंडवत प्रणाम, लेट जाओ बिल्कुल, कर लो प्रणाम, तो वो है आपका। तो ये तीनों इसको जाता है। इसके अलावा अगर आप देखते हो बलबन के लिए, तो बलबन ने नियामते खुदाई की उपाधि ली थी, नियामते खुदाई, जिल्ले इलाही, ये सब इसी के लिए था। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा स्टूडेंट? इसका बलबन हो गया। बलबन के संबंध में सही नहीं है,
74 का बी कौन कह रहा है? सौरभ। 74 का बी। ठीक है, उसने नियामत खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। एकदम सही है, नियामत खुदाई। ठीक है, इक्तादारी व्यवस्था गलत है। इक्तादारी व्यवस्था इल्तुतमिश ने शुरू की थी। इक्तादारी इल्तुतमिश ने की थी, ये गलत है। ठीक है, कौन सा सही नहीं है पूछा है ना, तो बस यही आंसर होगा भाई, कौन सा कथन सही नहीं है। तो एक गलत मिल गया, बस वही गलत होगा, बाकी जाने की जरूरत ही नहीं है। वैसे पढ़ लो, बट आंसर है। उसने तुर्कानी चहलगानी का प्रभाव समाप्त कर दिया, बिल्कुल कर दिया था। इल्तुतमिश ने शुरू किया था ना, इल्तुतमिश ने एक 40 लोगों का एक ग्रुप बनाया था ना, तुर्कानी चहलगानी या चालीसा, तो वो इल्तुतमिश ने बनवाया था, बलबन ने उसको खत्म कर दिया था। ठीक है, और बिल्कुल सही है, उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया था। सही है, तो इसका मतलब इसमें गलत कौन है? ये वाला। असल में इक्तादारी प्रथा इल्तुतमिश ने शुरू की। गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है बलबन ने। गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद है, उसकी दीवारों पर लिखवाया है इसने, मैं खलीफा का सहायक। ठीक है, खलीफा कहाँ बैठता है? उधर इराक वगैरह में बैठता है। ठीक है, तो खलीफा का सहायक। इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना है। क्यों इस्लामी क्यों नहीं माना है? देखो, ये जो बर्नी है, जियाउद्दीन बर्नी, हमें जियाउद्दीन बर्नी बताया कि कई सारे शासकों के साथ में रहा है ये। भाई जियाउद्दीन बर्नी करीब करीब 1285 से 1357 तक है, तो कई सारे शासकों का शासनकाल देखा इस। तो ये कहता है कि एक्चुअल में जो हम इंडिया में हैं, जो भारत में हम हैं, ये कोई मुस्लिम सल्तनत नहीं है। वो क्यों ऐसा कह रहा है? क्योंकि आप यहाँ पर आधे से ज्यादा जनता जो है, मेजोरिटी जो है वो हिंदुओं की है। ठीक है ना, तो इसको रिस्पेक्ट में ऐसा कहा गया है। तो इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना है। क्यों? क्योंकि अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी, मतलब इस्लामी में नहीं थी, इसलिए उसने कहा है कि एक्चुअल में ये नहीं है। तो इसका सही आंसर है ए ऑप्शन, क्योंकि अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी, इसी वजह से उसने बोला है कि ये नहीं। भाई अगर आपको इस्लामिक बोला जाएगा तो इसका मतलब आप इस्लाम ग्रहण कर लिए हैं, आप वही है, तभी तो बोला जाएगा ना। अगर आपको इस्लामी देश नहीं बोला जा रहा है, यानी कि आपकी मेजोरिटी वहां नहीं है, सिंपल सी बात। ठीक है, सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तुर्क थे, तुर्क। बता सकते हो सब लोग? तुर्क थे। कौन थे ये? तुर्क थे। ठीक है, ये तो कोई भी आंसर दे सकता था। बस 10 मिनट और लेते हैं। ठीक है, 10 मिनट और, फिर इसको नेक्स्ट उसमें कंप्लीट करेंगे। इसका आंसर दीजिए 78। सेवेंटी एट का ए, सौरभ, पिंकी, अंकित। ठीक है, देखो, दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभावी को आमिल कहा जाता था। ये करेक्ट है। आपको बताया था ना, प्रांत एक हिसाब से थे, फिर ये छोटे उसमें पार्ट में बांटे जाते थे, जिले वगैरह में और ऐसे समथिंग। तो इनका भी था, नाम अलग था बस दिल्ली सल्तनत में, क्योंकि मुगल में जाओगे तो वहां पर अलग नाम थे, यहाँ पे क्या नाम थे, इक्ता वगैरह नाम थे, है ना। तो आमिल वो अधिकारी था जो छोटे लेवल से चीजों को इकट्ठा किया करता था, माल गुजारी जिसे बोला करता।
तो ये सही है। दूसरा कह रहा है कि दिल्ली के सुल्तानों की एकता प्रणाली एक प्राचीन देसी संस्था है। नहीं, ये गलत है। देखो क्यों गलत है, रीजन बता देते हैं। जो दिल्ली के सुल्तान हैं, जब इन्होंने एकता प्रणाली लगाई है, ये जो एकता प्रणाली, तो एकता प्रणाली भारत की नहीं है। देसी का कहने का मतलब कि वो यहीं की रही होगी। तो एकता प्रणाली असल में ईरान की है। ठीक है, ये प्रणाली कहाँ चला करती थी? ईरान में चला करती थी। तो ईरान से ये आया है, तो इसका मतलब हम इसको देसी प्रथा नहीं कहें। समझ गए? जबकि ये कह रहा है कि ये देसी है, ये हम नहीं बोल सकते, तो ये गलत है। तीसरा ये कह रहा है कि मीर बख्शी का पद दिल्ली के खलजी सुल्तानों के शासनकाल में अस्तित्व में आया। नहीं, आप जानते होंगे, पढ़ाया हमने कि मीर बख्शी का पद कब आया है? मीर बख्शी का पद कब आया है? मुगल काल में आया है। अकबर का जो समय है उसमें आया है सैन्य पद। तो मीर बख्शी का जो पद है, ये जो सैन्य वाला है, सेना वाला, ये पद उस समय आया है। जबकि ये कह क्या रहा है कि मीर बख्शी का पद दिल्ली के खलजी सुल्तान, तो दिल्ली सल्तनत में ये तो पद तो था ही नहीं, क्योंकि दिल्ली सल्तनत में कौन सा पद था? दीवाने अर्ज था। याद आ रहा है? दीवाने अर्ज था दिल्ली सल्तनत, तो मीर बख्शी नहीं था। तो एक ही सही है। वो कौन सा सही है? केवल एक, जो मालगुजारी वाला है। तो जो ऑप्शन होगा वही सही माना जाएगा। ठीक है, अब इसमें सही कौन सा है आप देख लो। तो हम किसको सही करें? केवल वन, केवल वन, केवल वन सही है। ठीक है, बस 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं। 79, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता एकता व्यवस्था की नहीं है? असल में ये सब आपको टफ इसलिए लग रहे होंगे क्योंकि ये सब स्टेट एग्जाम के हैं, ये सब यूपीपीएससी के क्वेश्चन है। ठीक है, यूपीपीएससी क्वेश्चन। कोई बात नहीं, ठीक है, हम लोग बहुत तेज है, हम लोग आगे का पढ़ के जाएंगे। ठीक है, हाँ। तो वैसे आपको बता दें कि छोटे एग्जामों में वो 10-12 साल के पीछे के ही क्वेश्चन इन लोग के रखे जाते हैं, जो बड़े एग्जामों के होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता एकता, आपको बतानी है कि एकता के बारे में क्या सही नहीं है। मतलब जो एकता व्यवस्था चल रही थी, एकता जिसमें वो भूमि दे दी जाती थी, उसके लिए क्या सही नहीं है वो पहचानना है। पहला कह रहा है कि एकता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था है। राजस्व मतलब टैक्स कलेक्शन। ठीक है, तो सही है, भाई गलत तो है नहीं। एकता दे दिया जाता था और उसमें जो भी वो रहते थे जिक्कतकार में, वो टैक्स वगैरह कलेक्शन करते थे, कुछ बहुत अपने खर्च के लिए रखते थे, बाकी राजा को भेज देते थे। ये सही है। सियासतनामा एकता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत है। सियासतनामा एक साहित्य है। सियासतनामा एक साहित्य है। तो ये कह रहा है कि क्या इस पुस्तक से हमें एकता की व्यवस्था की जानकारी मिलती है? बिल्कुल सही है, याद कर लेना, एकता व्यवस्था के बारे में इसी से जानकारी मिलती है। ठीक है, एकता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाता था। सही है गलत? यही गलत है, क्योंकि सीधा सुल्तान के खाते में कौन जाता था? खालसा भूमि से जाता था। अगर सीधा सुल्तान के उसमें कहें तो उसमें कौन जाता था? जो खालिसा भूमि होती थी उससे जाता था। एकता तो सीधा जाता ही नहीं था ना। तो मिल गया हमें आंसर सी, ये गलत है। ठीक है, एकता के लिए गलत है। चलिए, मैचिंग करानी है, ये तो सब लोग कर लेंगे, उतनी देर से तो पढ़ते चले आ रहे हैं। दीवाने बंदगान, दीवाने बंदगान, दीवाने मुस्तखराज, दीवाने कोही और दीवाने अर्ज। देखो, दीवाने बंदगान किसका है? अच्छा, ये कह रहा है सही रूप में सुमेलित बताना है। ओ, मैचिंग नहीं करानी है, जो सही है वो बताना है। तो दीवाने बंदगान फिरोज तुगलक सही है। सही है, दासों के लिए जो बनाया था, दास जो थे वही तो दीवाने बंदगान था। दीवाने मुस्तखराज बलबन का नहीं है, अलाउद्दीन खिलजी का है। मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी का है। दीवाने कोही
एमबीटी का है, मोहम्मद बिन तुगलक का, यहाँ पे अलाउद्दीन लिखा है। दीवाने अर्ज बलबन का है, ठीक है, तीनों गलत है, एक सही है, तो दीवाने बंदगाम सही है। दिल्ली सल्तनत में दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी? दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी? बलबन ने की थी, बलबन। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखो ऐसा एक मैचिंग का और आ गया, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो पहला ये कह रहा है कि दीवाने मुस्तखराज, ये दीवाने मुस्तखराज बोल रहे हैं। हाँ राज रानी, क्या कह रहे हो? कुछ बोल रहे हो क्या? स्क्रीन कट, स्क्रीन नहीं आ रही क्या? स्क्रीन नहीं आ रही? अरे आ रही है भाई राजधानी, क्यों तुम्हारे में नहीं आ रही? बाकी सब में आ रही है। अरे सब बोल रहे हैं कि आ रही है, क्यों तुम्हारे में नहीं आ रही? ठीक है, दीवाने मुस्तखराज, दीवाने मुस्तखराज, क्या ये अलाउद्दीन खिलजी का है? दीवाने मुस्तखराज बिल्कुल सही है, वसूली विभाग था इसका। ये क्या था? ये वसूली विभाग। दीवाने अमीरे कोही, मोहम्मद तुगलक, भाई एमबीटी का है, बिल्कुल सही है, कृषि से रिलेटेड था, अमीरे कोही। दीवाने खैरात, दीवाने खैरात गरीब लोगों के लिए जो मतलब किया था, फिरोज तुगलक, सही है। बचा कौन? चौथा, तीन सही हो गए, एक गलत हो जाएगा। दीवाने रियासत बलबन का नहीं है, दीवाने रियासत बाजार नियंत्रण से रिलेटेड है, अलाउद्दीन खिलजी का है। बताया था ना शुरुआत में क्वेश्चन था ये, तो दीवाने रियासत किसका है? अलाउद्दीन खिलजी का है। तो इसने पूछा है कौन सही नहीं है, आंसर है फोर्थ, ये सही नहीं है, ये गलत है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे। सल्तनत काल में दीवाने अमीरे कोही विभाग किससे संबंधित था? तो अमीरे कोही विभाग कृषि से संबंधित था, कृषि। तो 83 क्वेश्चन हो गए आज, काफी क्वेश्चन है, अभी 142 क्वेश्चन है, तो आधे हमने आज कर लिए हैं, आधे हम लोग कल कर लेंगे। ठीक है, और हमें लगता है कि ज्यादा फायदेमंद हो गया, कई सारी चीजें आज याद हो गई होंगी, अगर सही से आपने किया होगा तो बहुत सारी चीजें रिवाइज हुई है ना, यही बोला ना कि तुम जितनी बार रिवाइज करोगे ना, ये उतना पक्का होता चला जाएगा, बिल्कुल माइंड में सेट होता जाएगा। नहीं तो फिर वो हेमो की लड़ाई किसी और से करा दोगे और फिर किसी को कहीं और बैठा दोगे अगर रिवाइज नहीं किया तो, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, काफी डिपार्टमेंट आप लोग को याद हो गया होगा, कल हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, लास्ट करेंगे। चलिए एवरीवन, थैंक यू।